सर अभी हम फुले मूवी देख कर आ रहे हैं और मैं शॉक में हूँ। क्यों? सर 150 साल पहले तक भी महिलाओं के पास शिक्षा अवेलेबल नहीं थी। इस देश में एक भी औरत पढ़ी लिखी नहीं थी। बहुत कम देश में लड़कियों महिलाओं को पता होगा कि आज अगर वो पढ़ लिख भी पा रही हैं तो उसका क्रेडिट किसको जाता है। क्योंकि अगर लड़की पढ़ लिख गई है और अगर वो फ्री हो गई है तो वो हो सकता है कि वो अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से अपने लिए पार्टनर चुन ले। और अगर लड़की अपनी पसंद से पार्टनर चुनने लग गई तो जो पूरा कास्ट सिस्टम है वो कोलैप्स कर जाएगा। कास्ट को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि लड़कियों को दबा कर रखा जाए। जो फीमेल लिटरेसी थी वो लगभग शून्य थी। ये भाई अभी आप सोचो तो ये दिमाग सुनने पड़ जाए ये सोच के कि देश में एक भी पढ़ी लिखी लड़की थी ही नहीं, एक भी। ये कितनी ज्यादा खतरनाक बात है। इतनी आज भी भारतीय समाज में तुम महिलाओं को छूट और इज्जत नहीं देखती हो। जो वैदिक समय था उस समय पर महिलाओं को इससे ज्यादा छूट थी, इससे ज्यादा इज्जत थी और रोकने टोकने वाला कोई होता नहीं था। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास 2 घटनाएं घटती हैं जिन्होंने भारत की महिलाओं का इतिहास बदल के रख दिया। 2 घटनाएं, और दोनों घटनाएं एक साथ घट रही हैं समानांतर, पैरेलली। सर अभी हम फुले मूवी देख कर आ रहे हैं और मैं शॉक में हूँ। क्यों? सर 150 साल पहले तक भी महिलाओं के पास शिक्षा अवेलेबल नहीं थी। इस देश में एक भी औरत पढ़ी लिखी नहीं थी। बहुत कम देश में लड़कियों महिलाओं को पता होगा कि आज अगर वो पढ़ लिख भी पा रही हैं तो उसका क्रेडिट किसको जाता है, नहीं जानते। और इसी तरह से बहुत कम महिलाओं को पता होगा कि अगर वो सिर्फ 150 साल पहले तक पढ़ने लिखने के अधिकार से ही वंचित थी, संभव ही नहीं था पढ़ना लिखना, तो वो किसकी वजह से था। ना तो हमें ये पता होता है कि हमारे दोस्त कौन है, ना हमें ये पता होता है कि हमें दबाकर किसने रखा। तो नतीजा ये होता है कि वही जो पुरानी ताकतें हैं जिन्होंने हमें दबाकर रखा था वही आज हमारे सामने होती हैं, थोड़ा बहुत अपना रूप बदल करके, और हम उन्हें अपना दोस्त समझ रहे होते हैं। बहुत कम महिलाएं होंगी देश में जो ये सवाल करती होंगी कि वो ताकतें जिन्होंने इस देश की सारी लड़कियों को अनएजुकेटेड, अशिक्षित रखा था, बेसिक लिटरेसी तक नहीं लेने दी थी, वो ताकतें कहाँ चली गई? वो ताकतें मर तो नहीं गई ना, वो आज भी होंगी एक्टिव, वो किसी और रूप में एक्टिव है। तो बहुत कम महिलाएं ये सवाल पूछती हैं कि वो कौन सी फोर्सेस थी। और आप ये अगर पूछोगे नहीं, आप पास्ट को जानोगे नहीं, पास्ट को सीखोगे नहीं, तो पास्ट अपना रूप बदल करके आपको प्रेजेंट में भी एनस्लेव करेगा, गुलाम बनाएगा। सर मूवी में कुछ ऐसे सीन्स थे जो मेरे लिए काफी शॉकिंग थे, जिनमें से कुछ था जहाँ पर छोटी छोटी बच्चियां थी, 6 साल की 7 साल की बच्चियां थी। उनके माँ बाप उनको बोरियों में बंद करके, कपड़ों में बंद करके, जो ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का छोटा स्कूल जो था वहां पर वो लेकर के आ रहे थे। और ये मेरे लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था कि उस समय महिलाओं की, बच्चियों की स्थिति थी क्या देश में। की स्थिति ये थी कि लड़की पैदा हुई है पुरुष की गुलामी करने के लिए, और उसे एजुकेशन लेके क्या करना है। एजुकेशन अगर लेगी तो फिर वो चिट्ठियाँ भी लिख सकती है, और वो चिट्ठी लिखेगी तो बाहरी दुनिया से उसे कम्युनिकेशन हो सकता है, कम्युनिकेशन होगा तो उसकी स्लेवरी हट सकती है। असल में लड़की के पास जो है ना वो वूम्ब होता है, प्रोक्रिएशन, प्रजनन की ताकत होती है, और इस ताकत को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी होता है कास्टिज्म के लिए। क्योंकि अगर लड़की पढ़ लिख गई है और अगर वो फ्री हो गई है तो वो हो सकता है कि वो अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से अपने लिए पार्टनर चुन ले।
और अगर लड़की अपनी पसंद से पार्टनर चुनने लग गई तो जो पूरा कास्ट सिस्टम है वो कोलैप्स कर जाएगा। मतलब आप कह रहे हैं कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है उसकी जड़ें जो है वो हाँ। कास्ट सिस्टम में है। भी देखो, कास्ट सिस्टम में जो इंटर मैरिज होती है वो नहीं हो सकती, और वो रूट है कास्ट सिस्टम की ना। अगर ये जितने वर्ण हैं और जातियां और उपजातियां हैं, अगर ये आपस में विवाह करने लग जाए तो कास्ट तो खत्म हो गई। समझ रहे हो? जी। कास्ट तभी चल सकती है जब एक जाति दूसरी जाति में जाकर के शादी न करे, तभी कास्ट चल सकती है। तो कास्ट को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि लड़कियों को दबा कर रखा जाए। हम सोचते हैं कि जो जेंडर ऑपरेशन है और जो कास्ट ऑपरेशन है ये तो अलग अलग चीजें, नहीं, अलग अलग चीजें नहीं है। लड़कियों को दबा के नहीं रखोगे तो एक वर्ण की लड़की दूसरे वर्ण के लड़के से जाके शादी कर लेगी, या एक जाति की लड़की दूसरी जाति से शादी कर लेगी। सवर्णों की लड़की शूद्रों के यहाँ जा सकती है, शूद्रों की लड़की सवर्णों के यहाँ आ सकती है। तो ये सब अगर हो गया तो फिर कास्ट सिस्टम बचेगा कहाँ? कास्ट खत्म। एक बार इंटरमिंगलिंग ऑफ कास्ट हो गई तो कास्ट खत्म हो जाएगी ना। मुझे गीता से अर्जुन का सवाल याद आ गया जिसमें उन्होंने कहा था। हाँ, तो जो कल्चरल नॉर्म था वो तो यही था कि वर्ण को किसी तरह से भी बचा कर रखना है। तो भगवत गीता भी शुरू ऐसे ही होती है कि अर्जुन कह रहे हैं कि अगर युद्ध हो गया और क्षत्रिय सारे मारे गए तो क्षत्रियों की जो स्त्रियां हैं वो जा करके दूसरे वर्णों में प्रतिलोम विवाह कर लेंगी। प्रतिलोम विवाह माने जब ऊंचे वर्ण की स्त्री जाके दूसरे तथाकथित नीचे वर्ण में जाकर के वो विवाह कर लेती है या संतान पैदा कर लेती है। बोली उससे वर्ण संकर पैदा होंगे। वर्ण संकर माने कि जिनकी कोई वर्ण एट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता, तो उनको जो है बहुत नीची दृष्टि से देखा जाता था वर्ण संकरों को। बोले जो वर्ण संकर पैदा होंगे तो फिर ये जब श्राद्ध वगैरह करेंगे तो पितरों की आत्माएं श्राद्ध स्वीकार नहीं करेंगी, वो श्राद्ध नहीं स्वीकार करेंगी तो वो फिर भूखी प्यासी रह जाएंगी। तो फिर इसकी वजह से वो उनका प्रकोप होगा और श्राप लगेगा। तो ले देखे पूरी गीता भी इसी बात से शुरू होती है कि महिला अगर चली गई और किसी दूसरे वर्ण में उसने विवाह कर लिया, मीटिंग कर ली, तो क्या होगा। और ये पूरी जो वर्ण व्यवस्था थी, जो बाकी आगे चल के फिर कास्ट सिस्टम बनी, जो पूरी वर्ण व्यवस्था थी उसके लिए बहुत खतरे की बात थी कि महिला आज़ाद हो गई है और अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी के फैसले ले सकती है। वर्ण व्यवस्था पूरी ढह जाती अगर महिला आज़ाद हो जाती, क्योंकि फिर जो है इंटरमिंगलिंग हो जाती ना वर्णों की और जातियों की। तो इसलिए महिलाओं को दबा कर रखना बहुत जरूरी। और भी कारण थे पर ये एक प्रमुख कारण था कि महिलाओं को दबा कर क्यों रखना है, ताकि वर्ण व्यवस्था चलती रहे। तो इसलिए उनको शिक्षित नहीं होने देना है, इसलिए उनके पास किसी भी तरह के न्यूनतम अधिकार भी नहीं आने देने हैं। ये सब इसलिए चला करता था और इसलिए ये हालत थी कि जो 19वीं शताब्दी थी उसके चौथे पांचवें दशक तक भी भारत में कोई गर्ल्स स्कूल ही नहीं था, और जो फीमेल लिटरेसी थी वो लगभग शून्य थी। भाई अभी आप सोचो तो ये दिमाग सुनने पड़ जाए ये सोच के कि देश में एक भी पढ़ी लिखी लड़की थी ही नहीं, एक भी, या रही होनी तो 2-4 मुट्ठी भर। फीमेल लिटरेसी वाज वेरी वेरी क्लोज टू जीरो। ये कितनी ज्यादा खतरनाक बात है। और वही जो पहला स्कूल खोला जा रहा है, तो पहला स्कूल खोलने में भी जिन लोगों के स्वार्थ थे महिलाओं को अनएजुकेटेड और डिसएम्पावर्ड, अशक्त रखने में, उन्होंने जितना ज़्यादा विरोध हो सकता था करा, रेजिस्टेंस दिया, मारपीट की, लड़ाई झगड़े किए, कोर्ट केसेस करे, जो कुछ भी कर सकते थे सब कुछ उन्होंने करा। लेकिन आज की जो लड़की है वो बिल्कुल नहीं जानती है कि उसको फ्रीडम आज मिली हुई है, उसके लिए उसको किसके प्रति थैंकफुल होना है। फ्रीडम होती तो बर्थराइट है, लेकिन वो बर्थराइट भी अवेलेबल नहीं होती है ना, यूं नहीं उपलब्ध होती।
तो आज महिलाओं को अगर वो आज़ादी मिली हुई है तो उसके लिए बहुत लोगों ने बहुत संघर्ष करा है। और उसमें डीके कर्वे आते हैं शुरुआत, और पीछे से राजा राम मोहन रॉय से होती है, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर, फिर उसके बाद ज्योतिबा फुले सावित्री बाई फुले आते हैं। और हाँ, हम कैसे भूल सकते हैं डॉक्टर अंबेडकर डॉक्टर अंबेडकर, ईवीआर पेरियार। ये वो लोग थे जिन्हें कहा जाना चाहिए महिलाओं के सच्चे हितैषी, सच्चे मित्र। पर बहुत कम महिलाओं को पता है कि इन्हीं लोगों की बदौलत आज वो शिक्षा, संपन्नता, नौकरी, करियर, समता, न्याय, इनके जो है फिर वो फल भोग पा रही हैं। बहुत कम महिलाओं को ये बात पता है। तो ऐसे ही है। आप थोड़ा सा बता सकते हैं इस बारे में कि जैसे ज्योतिबा फुले जो है उनके लिए तो बिल्कुल है कि लोगों को जाकर के शायद मूवी देख करके आनी ही चाहिए। और इनसे अलग आपने बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लिया, किस तरीके से उन्होंने क्या लड़ाइयाँ जो हैं वो स्त्रियों के हक के लिए लड़ी। तो कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो मतलब आप हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो जानते ही हैं, बट और कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो आप मतलब बता सकें? नहीं, जो सबसे बड़ा उस लड़ाई का परिणाम है वो तो भारत का संविधान ही है जी। भारत के संविधान में महिलाओं को जो स्थान मिला हुआ है, एक बराबरी के मनुष्य का स्थान, तो वो आसानी से मिलने वाला नहीं था। क्योंकि भारत में जो व्यवस्था चली थी पारंपरिक रूप से, वो कतई महिलाओं के पक्ष में नहीं थी। तो जो आज हमारा संविधान है वो कोई पहला संविधान थोड़े ही है। उसके पहले स्मृतियां चलती थी, कई स्मृतियां होती थी, जैसे मनुस्मृति का नाम सुना होगा। तो मनुस्मृति वगैरह भी अपने आप में लीगल डॉक्यूमेंट ही थे एक तरह के, वो भी एक प्रकार के संविधान ही थे। वो पूरे पूरे कभी भी एनफोर्स नहीं होते थे, पर उनका भी जो काम था वो यही था, काइंड ऑफ कोडिफाइड लॉ। और वो जो लॉज थे, उन लॉज में महिलाओं की बड़ी हालत खराब थी, बड़ी दुर्दशा थी। आज की जो लड़की है वो कल्पना भी नहीं कर सकती है कि अगर भारतीय संविधान नहीं होता और वही जैसी पुरानी व्यवस्थाएं चल रही थी वो चल रही होती, तो आज उसकी क्या दुर्दशा होती। अगर हम कोशिश भी कर लेना तो जो आज की जो मॉडर्न लड़की है उसको हम बताएं कि सिर्फ आज से 150 साल पहले भी किस तरीके के लॉज से तुम्हारी तकदीर गवर्न होती थी, तो लड़की मानेगी नहीं, और मानेगी तो शॉक में आ जाएगी। हिंदू कोड बिल लेकर आए थे डॉक्टर अंबेडकर, ठीक है। उसको बनाया पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इफेक्ट में आने के बाद उसको लेकर के आए थे। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जब बराबरी की बात कर रहा है तो जो हिंदुओं के जो पर्सनल लॉज हैं उनमें भी बराबरी देखनी चाहिए ना। यही तो फिर संविधान को मानने का तकाजा हुआ कि भाई एक संविधान आ गया जो कहता है सब बराबर है, तो फिर जो पर्सनल लॉज हैं वो भी तो बराबरी पर ही आधारित हों। तो हिंदू कोड बिल लेकर के आए थे जिसमें पहली बार महिलाओं को वो हक दिए जा रहे थे जो कि महिलाओं को आमतौर पर मिलते नहीं हैं। भारत में तो एकदम ही नहीं मिले हुए थे। उदाहरण के लिए पिता की संपत्ति में हक, डाइवोर्स का हक, कि अगर शादी ठीक नहीं चल रही है तो महिला भी पुरुष भी दोनों कह सकते थे कि इस शादी को नलिफाई किया जाए। और ये सारी चीज़ें लोगों को बर्दाश्त नहीं हुई। तो जो हिंदू कोड बिल था वो पास ही नहीं हुआ।
उसको पहले डिले किया गया, डाइल्यूट किया गया। तो डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल को जो विरोध मिल रहा था, उस विरोध के कारण उन्होंने इस्तीफा ही दे दिया। लॉ मिनिस्टर थे ना उस वक्त, उन्होंने इस्तीफा ही दे दिया। हालांकि उनके इस्तीफा देने के बाद वो जो ड्राफ्ट था बिल का, उसके 4 हिस्से करके उनको अलग अलग करके पास किया गया, पर बहुत वाटर्ड डाउन तरीके से, डाइल्यूटेड तरीके से, क्योंकि लोगों का विरोध ये था कि जो भारतीय संस्कृति चली आ रही है, जिसमें महिला का एक स्थान है, अगर आप ऐसे लीगल प्रोविजंस ले आए जिसमें महिला को बराबरी का दर्जा मिल गया, तो फिर भारतीय संस्कृति का क्या होगा। तो ये सब रहा। अब आमतौर पर डॉक्टर अम्बेडकर को आप एसोसिएट करके देखते हो कास्ट वाला जो स्ट्रगल है पूरा उससे, लेकिन ये जो पूरा प्रकरण है जिसके कारण उन्होंने इस्तीफा ही दे दिया था मिनिस्ट्री से, ये इसमें कोई कास्ट एंगल नहीं था। ये पूरे तरीके से महिलाओं के कारण, महिलाओं के पक्ष में डॉक्टर अंबेडकर ने वो बिल ड्राफ्ट करा, और जब वो बिल देखा कि वो नहीं होने वाला इनैक्ट, लेजिस्लेट नहीं होगा, तो फिर इस्तीफा ही दे दिया। ये बात भी बहुत कम महिलाओं को पता है कि उनके वास्तविक हितैषी रहे कौन है। सर, आपने कुछ ताकतों के बारे में बात की थी स्टार्टिंग में, जिन ताकतों के कारण जो है महिलाओं की वैसी स्थिति रही या बनी आई। फिर आपने कहा कि ऑलरेडी एक कोडिफाइड लॉ जो है एग्जिस्ट करता था इन द फॉर्म ऑफ मनुस्मृति। Not just Manusmriti, there were many Smritis, and none of them was accepted per se as a constitution by any state, but they would heavily influence the law making. तो एक तरफ तो आप हमें गीता पढ़ाते हैं, तो एक तरफ तो हम गीता पढ़ते हैं जहाँ पर आप उसका जो शुद्ध अर्थ है वो हम तक पहुँचाते हैं, या उपनिषद, आपने इतने सारे उपनिषद जो हैं वो पढ़ाए हैं। दूसरी तरफ मनुस्मृति है जो बेसिकली इतना इम्पोर्टेंस होल्ड कर रही है कि वो सेंचुरीज तक एक पर्टिकुलर जेंडर, और सिर्फ एक जेंडर नहीं, वो उसका जो प्रभाव है वो दूसरे जेंडर पे भी आता है, वो पूरी एक सोसाइटी को, समाज को गवर्न कर रही है। तो ऐसा कैसे हुआ कि भारत का जो समाज है वो, उसका आधार गीता नहीं रहा, पर स्मृति जो है वो बन गई, और उसका इम्पैक्ट भी देखा जा रहा है। वो कोई बहुत कंस्ट्रक्टिव नहीं है, वो ऐसा है कि एक पूरा का पूरा जेंडर जो है वो ऑप्रेस स्टेट में है, कि उसके पास ना पढ़ने का राइट है, ना लिखने का राइट है, ना उसका अपना कोई प्रॉपर्टी का राइट है, ना उसके अपने बेसिक ह्यूमन राइट्स इन प्लेस हैं। तो ये हुआ क्या? अच्छा है, रोचक सवाल है। देखो, जो जी वैदिक पीरियड था ना, अर्ली वैदिक पीरियड जी, उसमें जो इंडियन सोसाइटी थी, या कह दो जो आर्यन सोसाइटी थी, वो बहुत खुली हुई थी। उनका नेचर जो था वो घुमक्कड़ था। घुमक्कड़ लोग, आजाद लोग, मस्त लोग, ट्राइबल एक आउटलुक जिनका, ठीक है, ये ऐसे लोग थे। तो ये समझ लो चला है करीब ईसा से 2000 साल पहले से लेकर के ईसा के 500 साल पहले तक। और इस पीरियड में हम पाते हैं कि महिलाओं को बड़ी छूट थी, बड़ी छूट थी। तुमने ये सारे नाम सुने ही रखे हैं, गार्गी, मैत्रेय, लोपामुद्रा, पाला, घोषा, ठीक है। और महिलाओं को हर तरह की स्वतंत्रता थी। जैसा आज तुम उनके कपड़े लत्ते देखते हो ऐसे नहीं होता था। बहुत
आराम से अपने स्वच्छंद तरीके से रहो, खाओ पियो, कपड़े पहनो, विचरण करो, विवाह करना है तो करो, नहीं करना तो ना करो, ठीक है। वो लोग दूसरे थे, वो जमाने दूसरे थे। इतना तो आज भी नहीं है जितनी आज भी भारतीय समाज में तुम महिलाओं को छूट और इज्जत नहीं देखती हो, जो वैदिक समय था उस समय पर महिलाओं को इससे ज्यादा छूट थी, इससे ज्यादा इज्जत थी, और रोकने टोकने वाला कोई होता नहीं था। अपने हिसाब से जीती थी, अपने हिसाब से। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास 2 घटनाएं घटती हैं जिन्होंने भारत की महिलाओं का इतिहास बदल के रख दिया। 2 घटनाएं, और दोनों घटनाएं एक साथ घट रही हैं, समानांतर, पैरेलली। पहली ये घटती है कि जो इकोनॉमिक इवोल्यूशन है उसके नेचुरल प्रोग्रेशन में सोसाइटी गैदरर की जगह एग्रीकल्चरल हो गई, पेस्टोरल की जगह वो सेटलर्स की सोसाइटी होने लगी। वो रुकने लगे, वो एक जगह पर कह रहे अब खेती करेंगे। आप जब खेती करोगे तो पहली बार जो ओनरशिप है वो एक बड़ा मुद्दा बन गई, क्योंकि इसके पहले जो आम आदमी था वो लैंड ओन नहीं किया करता था। क्या करोगे लैंड ओन करके? बहुत सारा, जब खेती होती है तो लैंड ओनरशिप का सवाल भी पैदा होता है। तो जो अर्थव्यवस्था थी वो एग्रीकल्चरल होने लग गई। उसके पहले कैसी थी? घुमक्कड़। तो अब जब लैंड आ गया तो फिर इनहेरिटेंस की बात भी होगी। इनहेरिटेंस की क्या बात होगी कि भाई मैंने बड़ी मुश्किल से अब इस लैंड पर कब्जा करा है और मैंने खेती करी है, और जब खेती होती है तो फिर उसमें सरप्लस भी इकट्ठा होता है। तो लैंड भी आ गया है, सरप्लस भी आ गया है, तो मेरे पास कुछ है। तो इनहेरिटेंस का मुद्दा भी अब इम्पोर्टेंट हो गया ना, क्योंकि मैं तो मरूंगा, मेरे पास मेरा लैंड किसी को जाना है, मेरी इनहेरिटेंस किसी को जानी है। तो अब ये ज़रूरी हो गया कि मुझे पता हो कि ये मेरी औलाद है और ये मेरी फैमिली है, और मेरी फैमिली पे मेरा स्ट्रिक्ट कंट्रोल है। तो जब एग्रीकल्चर आया तो एग्रीकल्चर से लैंड ओनरशिप आई। जब लैंड ओनरशिप आई तो लैंड किसी को दोगे भी, तो इनहेरिटेंस का मुद्दा आया। वहां से फिर फैमिली को स्ट्रिक्टली कंट्रोल करने की बात आई। बात समझ रहे हो जी? अब जब फैमिली को स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना है तो उसके लिए लॉज भी होने चाहिए, तो फिर लॉज को लिखे जाने की भी जरूरत पड़ी। पहले कोडिफाइड लॉज नहीं थे। वेदों में आप नियम नहीं पाते हो कि समाज के नियम क्या होने चाहिए और परिवार के नियम क्या होने चाहिए, ये सब आप नहीं पाते। या राजा भी किन सिद्धांतों पर प्रजा को गवर्न करे, ये सब भी आपको वेदों में नहीं मिलता है। वेदों में आपको कर्म कांड में मिलता है रिचुअलिज्म, और ज्ञान कांड में मिलती है जिज्ञासा। ठीक है, तो वेद तो ये है। और ये सब हम बोल रहे हैं कि 5वीं शताब्दी तक अभी तो घुमक्कड़ थे, और अभी जो वेदों का ही रचना काल है भी वो चल रहा है। उपनिषद लिखे जा रहे हैं, प्रमुख उपनिषद हैं, 5th सेंचुरी BC में हैं। प्रमुख उपनिषदों में से कुछ उपनिषद लिखे जा चुके हैं पहले ही। लेकिन अब इकोनॉमी चेंज हो गई है, इकोनॉमी चेंज हो गई है, लैंड ओनरशिप, लैंड राइट्स, इनहेरिटेंस, ये मुद्दे आ गए हैं। तो फैमिली को कंट्रोल करना जरूरी हो गया है। तो फिर उसके बाद एक प्रक्रिया शुरू होती है रिजिड कोडिफिकेशन ऑफ लॉ की, और वो प्रक्रिया उन्हीं के हाथ में है जिनको इन सब बातों से बहुत लेना देना था कि भैया रुपया पैसा किसके पास है, फैमिली को कंट्रोल करना, ये सारी बातें। उस प्रक्रिया के चलते लगभग 2nd सेंचुरी BC से मनुस्मृति का काल शुरू होता है। मनुस्मृति भी एक झटके में नहीं लिखी गई, वो भी 2nd सेंचुरी BC से शुरू करके अगले 100, 200, 300 सालों तक लिखी गई है। तो एक तो ये चीज थी, और दूसरी जो चीज थी वो थी कि 5th सेंचुरी BC में भारत की धरती पर 2 महानुभाव प्रकट हो जाते हैं। एक का नाम है सिद्धार्थ गौतम और एक का नाम है वर्धमान महावीर। और ये क्यों पैदा होते हैं? ये इसीलिए पैदा होते हैं कि जो वैदिक धर्म था, हमने कहा उसके 2 हिस्से थे। 2 हिस्से कौन से थे उसके? एक हमने कहा रिचुअलिज्म वाला हिस्सा,
और दूसरा हमने कहा जो फिलोसॉफिकल हिस्सा था, जिसमें जो ज्ञान मार्ग था, जिसमें इंक्वायरी चलती है, ठीक है। लेकिन जो डोमिनेंट हिस्सा था जिस पे ज़्यादातर लोग चलते थे, वो रिचुअल्स वाला हिस्सा था, कर्मकांड वाला हिस्सा। और जो कर्मकांड वाला हिस्सा था वो भी ओवर द सेंचुरीज करप्ट होकर के बहुत ज़्यादा वो सेल्फ सेंटर्ड, माने स्वार्थ परक हो गया था कि सैक्रिफाइसेस होनी चाहिए। कर्मकांड माने यही होता था ज़्यादा, सैक्रिफाइसेस होंगी और इससे देवता खुश हो जाएंगे और तुमको वरदान देंगे, खुश रखेंगे, तुम्हारे शत्रुओं का नाश करेंगे, ये सब। तो उसमें फिर स्लॉटर वगैरह भी काफ़ी होने लग गया था, एनिमल स्लॉटर बहुत होता था, उसमें काउ स्लॉटर भी शामिल था। तो ये सब बहुत होने लग गया था, बहुत हिंसा होने लग गई थी। तो इसीलिए ये जो बुद्ध और महावीर का जो पूरा धर्म था वो फिर अहिंसा पर आधारित था, क्योंकि वो उठा ही था हिंसा की प्रतिक्रिया में। वो हिंसा ज़्यादातर कौन सी हिंसा थी? जो कर्मकांड में हिंसा होती थी। तो ये दोनों आते हैं और इन दोनों ने बिल्कुल धर्म युद्ध छेड़ दिया कि भाई जो चल रहा है ये गड़बड़ चल रहा है, इसको ठीक होना पड़ेगा। तो जो वैदिक धर्म चल रहा था उसकी जो कुरीतियां थी उनके खिलाफ बुद्ध और महावीर बिल्कुल तनकर खड़े हो गए और कहा अहिंसा। अहिंसा माने जो तुम चला रहे हो ये नहीं चलेगा, क्योंकि हिंसा बहुत चल रही थी। जहां स्वार्थ होता है वहां हिंसा होती ही है ना, तो हिंसा खूब चल रही थी। तो बुद्ध महावीर के आने का दो तरफा प्रभाव पड़ता है वैदिक धर्म पर। एक तरफ तो ये प्रभाव पड़ता है कि बुद्ध के बाद के जो उपनिषद हैं वो और ज्यादा निखर के सामने आते हैं, क्योंकि बुद्ध ने आकर एक चुनौती दी। उस चुनौती के जवाब में जो वैदिक धर्म था उसके जो सुलझे हुए लोग थे, जो साफ सुथरे लोग थे, उन्होंने आत्ममंथन करा, खुद को देखा और बोले कि बुद्ध जो बात कह रहे हैं जरा उस पर विचार करो, ठीक है। क्योंकि वो ज्ञान के लोग थे ना, वो ज्ञान के लोग थे, और ज्ञान का जो इंसान होता है उसके सामने जब आप कोई तर्क रखते हो तो उस तर्क पर विचार करता है। तो जो वाकई ज्ञान मार्गी थे उन्होंने बुद्ध के आगमन को एक अवसर की तरह लिया और अपनी ही बात को, अपने ही तर्क को, जो उपनिषदों का विचार था उसको और निखारा। तो उसका नतीजा ये होता है कि आगे फिर और जो उपनिषद आते हैं वो और ज्यादा हम पाते हैं कि संक्षिप्त होते जा रहे हैं और बिल्कुल सीधे सिर्फ ब्रह्म की ओर इशारा कर रहे हैं। तो एक तो ये असर पड़ा बुद्ध के आने का कि जिनको बेहतर होना था वो बेहतर हो गए बुद्ध के आने से। मैं वैदिक धारा के भीतर की बात कर रहा हूँ। वैदिक धारा के ही भीतर जिनको बेहतर होना था वो बुद्ध के प्रभाव में बेहतर हो गए। वो तो मैं कह रहा हूँ कि आप देखिए कि और जैसे अष्टावक्र गीता है वो बुद्ध के बाद की है वो बुद्ध के बाद की है। तो और उस तरह की कोई चीज हमें बुद्ध से पहले देखने को नहीं मिलती है। और दूसरी तरफ दूसरे भी तरह के लोग थे जिन्होंने कहा कि ये जो बुद्ध आए हैं ये हमारी जो पुरानी व्यवस्था है ये उसको बर्बाद करने के लिए आए हैं। तो वो और रिजिड और कट्टर हो गए। तो बुद्ध के आने के बाद से एक और आपको और बेहतर उपनिषद मिलते हैं और दूसरी ओर मनुस्मृति मिलती है। दो तरफा असर हो रहा है, नहीं समझे? जिन्हें बेहतर होना था वो और बेहतर हो गए और जिन्हें बदतर होना था वो और बदतर हो गए। उन्होंने कहा कि ये बुद्ध और जो बाकी ये जो सब लोग हैं जो आ गए हैं, श्रमण परंपरा वाले लोग, ये जो हमारी पारंपरिक वैदिक व्यवस्था है ये उसको भ्रष्ट कर रहे हैं। तो हम उसको और जो है फोर्टिफाई कर देते हैं, हम उसको और कवच पहना देते हैं, हम उसको और कोडिफाई कर देते हैं। तो उस कोडिफिकेशन का जो परिणाम था वो ये थे कि फिर धर्मसूत्र आए, फिर धर्मशास्त्र आए और वो ये सब स्मृतियां एक एक करके आके सामने खड़ी होने लग गई, जिसमें मनुस्मृति भी शामिल है। तो ये हम देखते हैं कि ऐसा हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो एक तो ये कि आप लैंड ओनरशिप बढ़ गई। जो छोटे छोटे पहले राज्य होते थे आर्यों के, वो बड़े राज्य बनने लग गए थे। जितना बड़ा राज्य होता है, जो प्रॉपर्टी की बात होती है वो उतनी बड़ी होती जाती है, ट्रेड उतना बड़ा होता जाता है, संपत्ति उतनी बड़ी होती जाती है और फिर इनहेरिटेंस का मुद्दा भी उतना ही बड़ा होता जाता है। समझ में आ रही बात?
तो फिर महिलाओं ने जो अपना स्थान था, अपनी आज़ादी थी, वो खोनी शुरू कर दी। इट बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल द वूम्ब, महिला की सेक्सुअलिटी को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी हो गया। और दूसरा वही कि भाई बुद्ध आए हैं, इससे पहले कि उनके ज्ञान की बात घर घर पहुंचे, गांव गांव पहुंचे, उसके पहले ही नियम कायदे बना दो और ये कह दो कि जो इन नियमों को तोड़ेगा वो जाके नरक में सड़ेगा। तो फिर उस तरीके से जो आप पाते हो कि मनुस्मृति के विधान वगैरह थे वो सब रचे गए। तो बहुत ऊंची जगह से महिलाओं ने शुरू करा वैदिक धर्म में, लेकिन ईसा के समय तक आते आते यही जो ऊंचा धर्म था और जो जिसमें महिलाओं का ऊंचा स्थान था, वो काफ़ी हद तक उसमें जो है भ्रष्ट तत्व घुस चुके थे। जिसको आप जो हमारा जो गुप्ता काल है ना, ईसा के बाद का 3री से 6ठी शताब्दी, जिसको आप गोल्डन पीरियड बोलते हो, स्वर्ण काल, वो वास्तव में हिंदू ऑर्थोडॉक्सी का स्वर्ण युग था। वो हिंदू ऑर्थोडॉक्सी का स्वर्ण युग था। तो उसके बाद जो महिलाओं की स्थिति में सुधार आता है वो फिर सीधे शुरू होता है भक्ति काल से, 13वीं से 17वीं शताब्दी। तो समझो कि लगभग 2000 साल का समय ऐसा रहा है मनुस्मृति से लेकर के भक्ति काल के बीच में, जब महिलाओं की महादुर्दशा रही है। फिर जो आज आप पा रहे हो ना कि आज आप एक अपस्विंग पर हो, महिलाओं की स्थिति बेहतर होती जा रही है, इसकी शुरुआत भक्ति काल से होती है। तो भक्ति काल में आप इंडिविजुअल स्पाइक्स देखते हो। तो गुरु नानक आकर के बोलते हैं कि अरे आप महिला को बुरा क्या बोल रहे हो, तो बादशाहों को जन्म देती है। और मीराबाई आपके सामने आती हैं। जितने संत थे उन्होंने भी जात पात आधारित या लिंग आधारित भेदभाव का विरोध किया। तो वो आपको कुछ शुरुआती सुगबुगाहट देखने को मिलती है। उसके बाद आते हैं अंग्रेज, और अंग्रेज आ रहे हैं एक खुले माहौल से। तो अब जैसे सती को जो बैन करने का काम था वो राजा राम मोहन रॉय के साथ विलियम बेंटिक इन्होंने करा था। तो भक्ति काल में हम पाते हैं महिलाओं की स्थिति थोड़ी बेहतर होनी, कुछ आहट आने लग जाती है, पहली किरणें। फिर अंग्रेज़ों ने बहुत सारे ऐसे नियम बनाए जिसमें कि महिलाओं को कुछ फ़ायदा होना शुरू हुआ। आज की जो लड़की है उसको यकीन ही नहीं होगा कि बाल विवाह क्या चीज़ होती है और बहु विवाह क्या चीज़ होती है। एक पुरुष कितनी महिलाओं से शादी कर सकता है। बहु विवाह तो मुझे भी नहीं। हाँ, बहु विवाह माने आप एक पुरुष कितनी महिलाओं से शादी कर सकता था। जो हिंदू कोड बिल था ना जी, जो अम्बेडकर ला रहे थे, जिसको पास नहीं होने दिया लोगों ने, उसमें जिस बात पर बवाल मचा था उसमें एक बात ये भी थी कि जो बहु विवाह होता है, पॉलीगैमी, अम्बेडकर कह रहे थे बंद करो। ठीक है, तो लोगों ने ये भी कहा कि ये भी हमारी संस्कृति का हिस्सा है, इसका क्यों विरोध किया जा रहा है। खैर बाद में वो बंद हो गया जो पूरा, लेकिन उस समय पर तो विरोध हुई। तो बाल विवाह चलता था, बहु विवाह चलता था। विधवा जो हो गई है वो दोबारा शादी नहीं कर सकती थी। शादी तो छोड़ दो, उसके बाल वाल काट करके उसको ऐसे कोने में डाल देते थे। सती प्रथा चलती थी। राजा राम मोहन रॉय की अपनी एक रिश्तेदार थी, उन्होंने अपने घर में सती होते देखा राजा राम मोहन रॉय ने। वहां से वो एकदम उग्र हो गए कि ये क्या चल रहा है। तो ये सब चला करता था। तो इन सब चीज़ों के खिलाफ जो भारतीय सुधारक थे उन्होंने अंग्रेज़ों की मदद ली और कुछ नियम कायदे जो हैं वो स्थापित करे। उसी प्रक्रिया में फिर इनका नाम आता है सावित्रीबाई फुले का, ज्योतिबा फुले का, सत्यशोधक समाज का। और फिर वही प्रक्रिया आगे चलती है तो उसमें और नाम, पंडिता रमाबाई का नाम आता है उसी समय पर। और वो प्रक्रिया आज तक भी चल रही है। भारत में आज भी
महिलाएं बहुत हद तक दबी हुई हैं। और एक हिस्सा ज़रूर है जो जिसको हम कह सकते हैं काफ़ी हद तक वो अब बराबरी पर आ गया है, लेकिन फिर भी अगर एक जनरल बात करें तो मोटे तौर पर तो यही है कि महिलाओं की आज भी भारत में बहुत दुर्दशा है। और इतना और हो गया है कि पहले वो दुर्दशा पुरुष वर्ग करता था, आज वो दुर्दशा महिलाएं ज़्यादा अपने आप ही कर रही हैं, क्योंकि जो पुराना कल्चरल नॉर्म्स हैं महिलाओं ने उसको आत्मसात कर लिया, इंटरनलाइज कर लिया है। तो उसको सोचती हैं कि ये तो हमारा ही अपना वैल्यू सिस्टम है, उसको अपना कल्चर, अपना संस्कृति मानती हैं, अपनी ही दुर्दशा कराने को अपनी संस्कृति मानती हैं। इसमें तीन चीजें जैसे है, अगर पहले अगर वैदिक काल के बारे में बात की जाए तो उपनिषद है वहां पर हमारे पास, फिर बीच में मनुस्मृति जो है वो आती है, और फिर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन आता है जो कि आपका एक तरीके से जस्ट अभी तो अभी की बात है, हाँ अभी की बात है एकदम। तो लेकिन उसके बावजूद भी आज भी ये देखा जाता है कि बचपन से आपकी जो, पहले तो ये था कि 1848 में पहला जो है महिलाओं का स्कूल बना, उससे पहले तक तो शिक्षा भी नहीं थी। हाँ। लेकिन जब वो शिक्षा आज उपलब्ध भी है आपके पास, तो भी ज्यादातर घरों में उस शिक्षा का प्रयोग इसीलिए किया जाता है कि बच्ची जो है बड़े होकर के ये पढ़ लिख लेगी थोड़ा, और पढ़ लिखने से इसकी एक अच्छे घर में शादी हो जाएगी, which is basically again the same thing as it was happening before. नहीं देखो, उसको इंसान जो है ना माना नहीं गया है, उसके पास किसी तरह की क्रिएटिव या प्रोडक्टिव एबिलिटी हो सकती है, इस बात को स्वीकार नहीं किया गया है। उसको बस इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिप्रोडक्शन की तरह देखा गया है, और अगर वो अपने इस स्टेटस को स्वीकार कर ले तो हम उसको देवी बोल देंगे, समझ गए? कि उसके पास किसी भी और इंसान की तरह चेतना है, संभावना है, ऊंचा उठ सकती है, बढ़ सकती है, जिंदगी में बड़े बड़े काम कर सकती है। इन चीज़ों को कम महत्व दिया गया है, ज़्यादा महत्व इस बात को दिया गया है कि शी इज़ द व्हीकल ऑफ रिप्रोडक्शन। वो जो वंश वगैरह है उसको आगे बढ़ाने वाली ताकत है। तो वंश किसका? वंश पुरुष का। तो वो पुरुषों के काम को आगे बढ़ाने के लिए है, तो ये उसका स्टेटस रखा गया है, जो कि वास्तव में बस क्या बोलूं इंसान पैदा ही जानवर होता है ना, हर आदमी स्वार्थी है, अपने स्वार्थ के लिए वो किसी का भी ऑपरेशन कर सकता है। एक और काफी इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट था। देखो ऐसे होता है जी, अब ये सामने जा रहा है, अब इसने अपने स्वार्थ के लिए सबका रास्ता रोक दिया है, समझ रहे हो? मुझे नहीं मालूम कि इसको इस रोड पे चलने की परमिशन भी है कि नहीं है, पर इसने क्या करा है, देखो ये बीच की लेन में है और इसने बाकी 2 लेन भी खा ली हैं, ये होता है ऐसे समझ रहे हो? दलितों को भी रोक दो, महिलाओं को भी रोक दो, क्योंकि साहब हम सब कुछ हमारा रहे, हम चौड़ में चलेंगे किसी भी कोई तरीका नहीं है कि यहाँ से निकला जा सके, कोई तरीका नहीं है। तो ये तो बहुत लंबा जाम लगाएगा भाई, ये तो मतलब हक के साथ चल रहा है कि मैं तो नहीं हिलूंगा, इससे कभी निकल ही नहीं सकते आप इससे। तो एक और चीज भी मतलब देखने को मिलती है शुरुआत से ही कि 2 चीजें हैं। एक तो जैसे अगर मैं अनटचेबल्स जिनको कहा जाता है, बेसिकली वर्ण व्यवस्था से बाहर जिन लोगों को रख दिया गया, तो उनको यदि आज उनके हक के बारे में बताया भी जाता है, या उनको बेसिकली एक तरीके से समाज का हिस्सा जो है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू वो बताया भी जाता है, पर उसके बावजूद समाज का कुछ आपके आसपास का माहौल, लोग, या आप एक ऐसे समाज से आ रहे हो कि वो बात लगातार आपके अंदर रीइंफोर्स होती रहती है। और यही चीज कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ भी होती है
कि आपके जो हक हैं या जो आपके राइट्स हैं वो आपको गिवन है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, पर वो समाज इस तरीके का है कि वो आपको एक खुले मन से, एक समझ से चॉइस इतनी आसानी से करने देता नहीं है। और वो उस पे हर तरीके की बंदिशें लगाएगा। बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं। आप अगर एक बैचलर हो तो आपके लिए ओवर द इयर्स और ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है टू इवन हैव अ फ्लैट फॉर योरसेल्फ, कि भाई सिंगल जो है, रेंट की बात कर रहा हूं की मैं बात कर रही हूँ कि सिंगल महिला जो है, अगर आपको रेंट पे भी अपने लिए फ्लैट लेना है तो उसमें भी दिक्कतें ओवर द इयर्स अब बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही हैं, जबकि विद द एडवेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी उल्टा होना चाहिए था कि और ज्यादा सोसाइटी जो है वो लिबरलाइज्ड हो रही है एंड मोर सच एवेन्यूज जो है वो ओपन हो रहे हैं, जहाँ पे आप अपनी मर्जी से आज चीजें चुन देखो सकते यार, एक इंसान है, ठीक है, जी, एक दूसरा इंसान है, ए है और बी है, ठीक है। अगर ए को बी के लेबर का फायदा मिल रहा है, ठीक है, लेबर मिल रहा है, लो कॉस्ट लेबर मिल रहा है, कई तरह की सर्विसेज मिल रही हैं बी से, और ये सब लगभग मुफ्त में मिल रहा है, तो ए क्यों मना करेगा? ए बल्कि बी को प्रमोट करे और बी उसी कंपटीशन में खड़ा हो जाए। तो पहली बात तो जो ए को जो प्रिविलेजेस और सर्विसेज मिल रही थी वो बंद हो गई, और दूसरे ए को अब कंपटीशन और झेलनी पड़ रही है रिसोर्सेज के लिए, तो ए ऐसा क्यों चाहेगा? बात खत्म हो गई। तो बी को दबा दिया जाता है। अब दबाने का एक तरीका होता है कि किसी को बंदूक से दबा दो, ठीक है, हिंसा करके दबा दो, और दबाने का जो सबसे कुटिल तरीका होता है वो ये होता है कि बी को बोल दो कि ये ईश्वर का विधान है कि तू दब के रह। ये भगवान का एक तरीका है, भगवान की बनाई व्यवस्था है कि तुम दब कर रहो। ये बात ना शुरुआत से लगातार जो है जल्दी चली आ रही है, चाहे वो अनटचेबल्स का केस हो, चाहे पूरी वर्ण व्यवस्था हो, या चाहे महिलाओं के लिए ये बात रखना सामने कि यदि आप एजुकेटेड होती हैं तो वो बात सिर्फ ये नहीं है कि आप हो नहीं सकती हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन, इट्स नॉट जस्ट अबाउट रेस्ट्रिक्शन, इट्स अ सिन, कि ये पाप है। हाँ, ये पाप है। कहीं ना कहीं आप कुछ गलत कर रहे हो, ये ज्यादा आप सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हो, ये बहुत आप गलत कर रहे हो, आप धर्म के खिलाफ जा रहे हो। नहीं, अब ये तो कोई नहीं कहेगा आज की लड़की पढ़ रही धर्म के खिलाफ जा रही है, आज ये कोई नहीं कहता जी। आज नहीं, मैं मतलब तब तो क्योंकि रोका ही उन्हें धर्म के नाम पे जाता था जी, उन्हें रोका ही धर्म के नाम पर जाता था कि ये तो मनुस्मृति वगैरह और इस तरह के जो धर्मशास्त्र उनमें ये है कि लड़की को तो किसी गुरु के पास भी नहीं जाना चाहिए, पति ही उसका अकेला गुरु है, और उसे कुछ पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, पति की सेवा ही उसका धर्म है। तो जिसको आप इंडियन वुमन बोलते हो ना, इंडियन वुमन, और बार बोलते हो ना द इंडियन वुमन, वो इंडियन वुमन और कुछ नहीं है, वो वुमन है जो मनुस्मृति से निकल कर आई है। नहीं तो जो आप कहते हो ना इंडियन वुमन ऐसी होती है और अमेरिकन वुमन वैसी होती है, तो इंडियन वुमन कोई जेनेटिकली थोड़ी अलग होती है। वो पैदा तो भारतीय लड़की और अमेरिकन लड़की वो एक सी होती हैं, पर वो जो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडियन वुमन की, वो सारी वही हैं जो इन किताबों में लिखी हुई हैं, और लोगों ने भली वो किताब पढ़ नहीं रखी है पर जीते वो उसी किताब को है। वो किताब लोगों तक पहुंचती कैसे है? हवाओं में है, हवाओं में है, हवाओं में है, हवाओं वो में। किताब आपने कभी देखी नहीं? किताब ने देखी नहीं, पर हर आदमी उसी किताब के नियमों का, जो उसमें जो वर्सेस हैं, उन्हीं का पालन कर रहा है थ्रू कंडीशनिंग, थ्रू एब्जॉर्प्शन। Absorption from where? From the culture, from others, and others have been absorbing it over the centuries from others. There needs to be some power source ना, जो continuously उसको reinforce। हाँ, वो पावर सोर्स थोड़ा ना थोड़ा जो elites, जो पुरोहितों की, प्रीस्ट्स की जो प्रिविलेज क्लास थी, वहाँ से वो चीज़ जो थी वो ऐसे समझ लो जैसे कि व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट होते हैं जी। एक दो लोग बनाते हैं और फिर वो पूरे देश में फैल जाते हैं ना। ये जो मिस इन्फॉर्मेशन वाले व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले होते हैं जी, वो कोई एक दो खुफिया लोग बैठे हैं जो बैठ करके बना रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, और वहां से वो पूरे देश में फैला देते हैं।
मैं कई बार ऐसा भी होता है कि इंस्टाग्राम पे रील्स हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट्स हैं, तो कई बार जो आपके बाबा लोग होते हैं या उनके वीडियोस वहां पर उपलब्ध होते हैं और वहां पर वो भी बात कह रहे होते हैं महिलाओं के ही संदर्भ में कि भाई जल्दी शादी करा दो, या शादी कराने के बाद उतना ही पढ़ाने लिखाने की जरूरत है जितना जो है भाई शादी के लिए जरूरी है, या बच्चे पैदा करना तो है ही, अगर आप बच्चे नहीं पैदा करते हो तो ये सब ना, देखो मैं चाहता हूँ मनुस्मृति हर भारतीय महिला पढ़े। जी। हर भारतीय महिला को मनुस्मृति पढ़नी चाहिए, तभी उसे पता चलेगा कि वो जो डेली बिहेवियर करती है वो एग्जैक्टली इस वर्ष से आ रहा है, ये श्लोक लिखा हुआ है, और आप जो बिहेवियर करती हो यहाँ से आ रहा है। क्योंकि सारी बातें ना, कहाँ झुकना है, कहाँ खड़े होना है, कितने कदम पीछे चलना है, सेक्स के रूल्स, ये सारी की सारी बातें जो हम सोचते हैं कि हमारी कल्चर में है, वो एग्जैक्टली वहाँ पे लिखी है, वहाँ से आ रही है कल्चर में। हम सोचते हैं कि ये तो हमारा स्वभाव है, वो तुम्हारा स्वभाव नहीं है, वो वहाँ से लिखा हुआ है, वहाँ से तुमने उठा लिया है। तो जस्ट फॉर क्लैरिटी, क्योंकि हमें कल्चर में, सोसाइटी में फीड ऐसा कर दिया गया है कि एक बहुत इम्पोर्टेंट ग्रंथ है या एक बहुत इम्पोर्टेंट पुस्तक है, तो लेकिन आप उसको किस तरीके से देखते हैं? हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है, आपको पता चलता है कि 2nd सेंचुरी BC से लेकर 2nd CE तक जो भारत था उसमें रिलीजियस और सोशल कंडीशंस कैसी थी। तो इस नाते ये एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है और हिस्ट्री इज़ इंटरेस्टिंग। तो मनुस्मृति को आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत सारी रोचक बातें पता चलेंगी कि क्या है क्या नहीं है। बट व्हेन इट कम्स टू द इंडिया ऑफ टुडे, ये काफ़ी हास्यास्पद बात होगी कि कोई कहे कि आज के भारत में भी मनुस्मृति जैसी किताबों की कोई जगह है। हाँ, आप उसे हिस्ट्री के नाते पढ़िए, आप उसे सामान्य ज्ञान के नाते पढ़िए, आपके ज्ञान चक्षु खुलेंगे कि क्या चलता रहा है हिस्ट्री में, कैसे चलता रहा है। कुछ मनुस्मृति में अपलिफ्टिंग वर्सेस भी हैं, बढ़िया हैं, और जो ऐसी वर्सेस हैं जिनसे विजडम बढ़ती है, उनकी सराहना भी होनी चाहिए, सम्मान भी होना चाहिए। जो चीज़ जैसी है जस का तस हमें देखना चाहिए। जो चीज़ ढंग की है उसको स्वीकार करो, और जो चीज़ अब एक चुटकुले की तरह है उसको चुटकुला ही मानो, उसको जियोगे थोड़ी। मतलब ये जो कंट्रास्ट रहा है पूरा, ये काफी ज्यादा शॉकिंग है। एक तरफ तो हमारे पास नाम आते हैं मैत्रेयी के, गार्गी के, लोपामुद्रा के, वैदिक एज से, एंड उसके बाद हम पाते हैं कि जस्ट 2000 साल बाद ही सावित्रीबाई फुले जो हैं वो बेसिक अपनी एजुकेशन के लिए भी वो उन्हें लड़ाई करनी पड़ रही है, लड़ना पड़ रहा है, संघर्ष करना पड़ रहा है। संघर्ष ही नहीं, रादर पूरी एक सामाजिक क्रांति लेकर के आनी पड़ रही है। मतलब उनकी जान नहीं चली गई, ये बड़ी बात है। लोग उनको तो मारने पे उतारू थे कि मारी दो इनको। पिक्चर में एक जगह पर ये भी दिखाया है कि जब वो रोज जाती थी अपने स्कूल के लिए, गली से उनको गुजरना पड़ता, गोबर फेंकते थे वहां पर रोज उनके ऊपर गोबर और पत्थर जो है। देखो, इससे ये समझो कि फ्रीडम, विजडम, एनलाइटनमेंट ये कोई विरासत में मिल जाने वाली पक्की चीजें नहीं होती हैं कि एक बार आपको मिल गई तो मिल गई। इनकी हर पीढ़ी को न सिर्फ रक्षा करनी पड़ती है बस, बल्कि अपने तल पर दोबारा खोज करनी पड़ती है, दोबारा आविष्कार, अनुसंधान करना पड़ता है। आप ये सोचो कि वैदिक युग में महिलाओं की बहुत अच्छी स्थिति थी, तो वो अच्छी स्थिति हमेशा बनी रहेगी, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, समाज में हमेशा हर तरह की ताकतें होती हैं, अंधेरे की, अज्ञान की, अहंकार की ताकतें भी हमेशा होती हैं, और वो हमेशा चाहेंगी कि जो कुछ भी अच्छा है, ऊंचा है, सुंदर है, प्रकाशित है, उसको बर्बाद कर दें और उसकी जगह अंधेरे का राज कायम कर दें, शोषण का राज कायम कर दें। वो ताकतें हमेशा रहेंगी। तो कभी आपको कुछ अच्छा मिल जाए तो उसको टेकन फॉर ग्रांटेड मत मानिए, उसकी रक्षा करिए, उसको आगे बढ़ाइए, उसको गहराई दीजिए। नहीं तो चक्र चलते रहते हैं, कुछ बहुत ऊंचे जाता है वो नीचे भी चला आता है। आपको देखना है कि आप उसको, ऊंचाई उसकी कायम रहेगी कि नहीं रहेगी।
जी। इससे अलग एक काफी स्टार्किंग कंट्रास्ट वो रहता है कि इंग्लैंड में 19th सेंचुरी में 1843 में एडा ऑगस्टा लवलेस जो है उन्होंने पहला कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा था. सो द फर्स्ट प्रोग्रामर वाज एक्चुअली अ वुमन. एंड उस समय यदि मैं भारत में महिलाओं की स्थिति देखूं तो वहां पर ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले लड़ रहे थे समाज से कि स्पेशली अपर कास्ट से कि महिलाओं के हाथ में वो एक किताब भी आ सके. तो आप ये समझो कि 1757 में प्लासी की लड़ाई थी और 1857 में जिसको हम कहते हैं स्वतंत्रता का पहला संग्राम था. 1757, 1857, 100 साल. और ये दोनों ही लड़ाइयाँ हमने हारी भारत में. और यही वो समय था जब ब्रिटिश राज भारत में जड़े जमा गया. ईस्ट इंडिया कंपनी थी. 1857 के बाद फिर जो राज था वो ब्रिटिश क्राउन को, क्वीन विक्टोरिया को चला गया. तो यही वो 100 साल का समय था जब जो ब्रिटिश अथॉरिटी थी इंडिया में वो कंसोलिडेट हो गई. प्लासी से लेकर के दिल्ली के बीच में. दिल्ली माने जब जाके बहादुर शाह जफर को ध्वस्त कर दिया गया और आखिरी मुगल किंग भी समाप्त हो गया 1857. ये वो समय था जब यूरोप में महिलाएं निखर कर सामने आ रही थी. ये वो समय था जब चार्ल्स बैबेज का जो इंजन था, कंप्यूटिंग इंजन था, एनालिटिकल इंजन था, एडा ऑगस्टा लवलेस उसकी प्रोग्रामिंग कर रही थी. महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही थी. समझो अच्छे से, जिस समय भारत एक के बाद एक लड़ाई हार रहा था उस समय भारत में शायद एक भी महिला शिक्षित न मिलती ढूंढने से. और जिस समय यूरोप सिर्फ इंग्लैंड ही नहीं, डच भी थे, पोर्टुगीज भी थे, फ्रेंच भी थे, ये सब भारत में एक के बाद एक लड़ाइयाँ जीत रहे थे. ये वो समय था जब उनकी महिलाएं भी अपने अपने क्षेत्रों में लड़ाइयाँ जीत रही थी. विज्ञान, मेडिसिन, कला, साहित्य, राजनीति, लॉ, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही थी. बात समझ रहे हो? यूरोप से अगर भारत हार रहा था तो उसका कारण यह था कि भारत ने अपनी महिलाओं को हरा रखा था. और यूरोप अगर भारत से जीत रहा था तो उसका कारण यह था कि यूरोप ने अपनी महिलाओं को जिता रखा था. जिस जगह पर महिलाओं की दुर्दशा होती है वो जगह बर्बाद हो जाती है. और आयरॉनिकली ये बात खुद मनुस्मृति बोलती है. ये घोर विडंबना है कि खुद मनुस्मृति ये बात बोलती है कि जहां नारी की पूजा होती है देवता वहां निवास करते हैं. समझ रहे हो? और जिसका निष्कर्ष, जिसकी कॉलोनरी ये हो सकती है कि जहां नारी की पूजा नहीं होती है, जहां नारी अपमानित, प्रताड़ित होती है, वहां बर्बादी आती है, वहां पर राक्षस निवास करते हैं, वहां देवता रमण करते हैं, ऐसा कहती है मनुस्मृति. तो मनुस्मृति जो बात बोलती है वो बात हमको बड़े बड़े आयरॉनिकल तरीके से सच होती दिखाई देती है. आप महिलाओं को बर्बाद करोगे, आप भी बर्बाद हो जाओगे. जिस समय हमें इस बात की खुशी हो रही थी कि पहला महिला स्कूल खुल रहा है, और खुशी भी आज हो रही है. उस वक्त तो खुशी भी नहीं हो रही थी. उस वक्त तो इसको एक कलंक की तरह देखा जा रहा था. उसके कुछ ही समय बाद यूरोप में उस महिला का जन्म हुआ था जो डबल नोबेल प्राइज विनर है. जो डबल नोबेल प्राइज विनर थी. किसकी बात कर रहा हूं? मैरी क्यूरी की. तो 1890 में गए हैं ज्योतिबा, 1897 में गई थी सावित्रीबाई. और उस समय मैरी क्यूरी अपना बच्ची रही होंगी, पढ़ाई लिखाई की कोशिश कर रही होंगी. जरा देखना मैरी क्यूरी का ईयर ऑफ बर्थ क्या है, निर्मल देखना जी. तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट है जी. कि जब सावित्रीबाई अशिक्षा से लड़ रही हैं, ऊंच नीच से, भेदभाव, छुआछूत से लड़ रही हैं, और अंत में प्लेग से लड़ रही थी. दुर्भिक्ष से, अकाल से भी लड़ रही हैं, फिर महामारी से, प्लेग से लड़ रही हैं. उसी प्लेग में उनकी मृत्यु भी हुई थी. उस समय पर यूरोप में वो सब तैयार हो रहा है जहां एक लड़की जाकर के डबल नोबेल प्राइज जीतने वाली है.
1867 माने 30 साल की थी मारी क्यूरी जब सावित्रीबाई फुले की मृत्यु हुई। माने 30 साल की थी, मतलब वो अपने रिसर्च में डूबी हुई थी। भारत में जिस समय लड़की पढ़ने भी नहीं जा रही है, उस समय मारी क्यूरी अपने रिसर्च में डूबी हुई हैं और 2 नोबेल प्राइज निकालने वाली हैं। और हम फिर कहते हैं कि अमेरिका आगे क्यों निकल गया, यूरोप आगे क्यों निकल गया? क्योंकि उनकी महिलाएं बहुत आगे निकली हुई थी। आप अपने घर की लड़की को, बेटी को, बहू को दबाते हो, फिर आप सोचते हो कि देश आगे बढ़ जाएगा। मजाक है क्या? इसमें शायद जो यूरोप में भी जो एक तरीके से महिलाएं आगे बढ़ रही थी, उसमें काफी बड़ा रोल जो था वो फिलोसोफर्स का था, रेनेसा का था। वोल्टेयर थे, आपका रूसो थे। तो फिलोसफी का इन जनरल जो सोसाइटी है, समाज है, उसका उस पर क्या फर्क पड़ता है या उसको कैसे डायरेक्शन देता है? बहुत फर्क पड़ता है। देखो, क्योंकि बात ऐसी लगती है, मतलब जस्ट इसमें ऐड कर रही हूँ कि बात ऐसा लगता है कि भाई कोई व्यक्ति है, फिलोसोफर है, वो अपनी कोई बात बोल रहे हैं, या फिर वो ऑथर है, वो लिख रहे हैं, बट हाउ विल दिस चेंज द एंटायर कोर्स ऑफ द डायरेक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी ऑल टुगेदर? फिलॉसफी ही सब कुछ है, सब कुछ फिलॉसफी है। इतिहास सम्राट नहीं लिखते, उनकी तलवारें नहीं लिखती, तोपें नहीं लिखती, बॉम्ब्स नहीं लिखते हैं, पॉलिटिक्स नहीं लिखती है। इतिहास किताबें लिखती हैं। थॉमस पेन की राइट्स ऑफ मैन, ज्योतिबा फुले, और उस समय पर और न जाने कितने विचारक थे जो किताबें लिख रहे थे, और उन्हीं की किताबें पढ़ के भारत में समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी ये सब आगे बढ़े हैं। भारत की आज़ादी में यूरोपियन विचारकों की किताबों का बड़ा रोल है। कितनी अजीब बात है, आप एक यूरोपियन पावर के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे हो, इंडियंस स्ट्रगल कर रहे हैं ब्रिटेन के खिलाफ, लेकिन उस स्ट्रगल के लिए भी जो फिलोसॉफिकल बेसिस है वो यूरोप से ही आ रहा है। जो रेनेसां के थिंकर्स और राइटर्स और फिलोसोफर्स थे, उन्हीं की किताबों को पढ़ के जो भारतीय युवा वर्ग था वो फिर आलोड़ित हो रहा था, आंदोलित हो रहा था कि हमें भी कुछ करके दिखाना है। तो फिलॉसफी ही सब कुछ है जी। और इसमें भी विडंबना क्या, फिलॉसफी का पालना भारत देश ही रहा है। जी। दर्शन ने सबसे पहले भारत में ही आंखें खोली हैं, लेकिन जो भारत में धर्म की दशा हो गई और संस्कृति की दशा हो गई, ये दोनों दर्शन से बिल्कुल ही जुदा हो गए। कायदे से संस्कृति का आधार होना चाहिए धर्म, और धर्म का आधार होना चाहिए दर्शन। लेकिन भारत में धर्म बन गया सदाचार, दुराचार, डूज एंड डोंट्स, ठीक है, और संस्कृति बन गई पुरानी परंपराएं, कि जो कुछ भी परंपरा पे चला आ रहा है उसको हम बोल देंगे यही तो हमारी महान संस्कृति है। अब भले ही वो परंपरा बिल्कुल किसी मूर्खता से या पाखंड से शुरू हुई हो, पर ये देखने वाला कोई नहीं। तो दर्शन से धर्म बिल्कुल कट गया जी। धर्म जो है वो दर्शन से, फिलॉसफी से बिल्कुल कट गया, तो ज्ञान के लिए कोई जगह ही नहीं रह गई। और जब ज्ञान के लिए जगह नहीं रह जाती है ना धर्म में, तो धर्म बर्बाद हो जाता है, धर्म बर्बाद हो जाता है। भारत में आज भी धर्म क्या है? अंधभक्ति। आप जब किसी रिलीजियस आदमी, धार्मिक व्यक्ति की भारत में कल्पना करते हो तो कौन होता है? आप बोलते हो डिवोटी, आप ये थोड़ी बोलते हो थिंकर, बोलते हो क्या? आप थिंकर नहीं बोलते ना, आप क्या बोलते हो? रिलीजियस है तो डिवोटी होगा, भक्त होगा। तो ये जो बिना ज्ञान की भक्ति है ना, इसने तबाह कर दिया भारत को। दर्शन माने, पता है, भक्ति भी होती है, भक्ति का भी दर्शन होता है, उसे द फिलॉसफी ऑफ भक्ति। और जो भक्त हैं उन्हें भक्ति का भी दर्शन नहीं पता। तो बिना दर्शन के धर्म कैसे आ जाएगा? तो धर्म का एक तरीके से कह सकते हैं कि धर्म का जो आधार है, हाँ, वो दर्शन है। हाँ, धर्म का आधार दर्शन है। बौद्ध धर्म क्यों इतना सशक्त होकर उभरा? क्योंकि बौद्ध दर्शन सशक्त था। इसी तरीके से जो जिसको सनातन धर्म बोलते हो, जब तक उसके आधार में वेदांत का ज्ञान है तब तक सनातन धर्म ताकतवर रहेगा।
लेकिन जैसे ही तुम सनातन धर्म का नाम, अंधविश्वास, रूढ़ियां, प्रथाएं, अंधी परंपराएं ये सब कर दोगे, अंधभक्ति ये सब कर दोगे, तो वैसे ही फिर सनातन धर्म की ताकत समाप्त हो जाती है। धर्म बिना दर्शन के क्या है? धर्म बिना दर्शन के बेवकूफी है, सर्कस है। एक ऐसा सर्कस है जिसको देख के हंसी नहीं आती, रोना आता है। एक ऐसा सर्कस है जिसमें जानवरों के साथ साथ इंसानों पर भी घोर अत्याचार होता है। धर्म के नाम पर भारत ने दलितों और महिलाओं के साथ जो अत्याचार करे हैं, इतना भयानक अत्याचार पूरे इतिहास में, पूरे विश्व में कभी भी किसी पर भी नहीं करा गया। और ये घोर अत्याचार भारत में धर्म के नाम पर हुआ है। बिना ज्ञान का धर्म ऐसा हो जाता है। It becomes a tool in someone's hand. It becomes a tool in the hands of ignorance. हम्म, The primitive ignorance that we are all born with. फुले मूवी में अच्छा सर जो सीन की बात कर रही थी मैम कि जहाँ चल के जा रही थी सावित्रीबाई फुले और उनके ऊपर गोबर फेंका गया, वो एक तरह से विरोध था उनके सही काम का। तो वो तो उस समय का था, लेकिन आज के टाइम में जो भी सही काम करने जाता है उसका भी विरोध होता है। शायद गोबर ना फेंकते हो, लेकिन जो उसका नेचर क्या होता है आज के टाइम? आज के टाइम पर वर्चुअल गोबर फेंका जाता है, ट्रोलिंग करी जाती है। देखो, ट्रोलिंग करी जाती है। जब ट्रोलिंग से बात नहीं चलती तो कोर्ट केस वगैरह हो जाएंगे। जब वो भी सफल ना हो तो गोली भी मार देते हैं। कितने ही समाज सुधारकों को पिछले कुछ दशकों में गोली भी मारी गई है। कोर्ट केस का तो कोई हिसाब ही नहीं है। और ट्रोलिंग छोड़ दो, उसको गिनो ही मत, वो तो प्रतिपल हो रही है, आतंकवाद है वो भी एक तरह का। हमारे भीतर कुछ बैठा है जो सच्चाई से और उजाले से बहुत घबराता है। जब भी कभी कहीं प्रकाश आता है तो उसके सामने कई हथेलियां खड़ी हो जाती हैं। सूरज को जैसे हथेली से रोका जा रहा हो कि रोशनी नहीं आने देंगे, हथेलियां दिखाओ। धूमिल की पंक्तियां हैं, मैं हिंदुस्तान हूं। मैंने जब भी उन्हें उजाले से जोड़ा है, उन्होंने मुझे इसी तरह अपमानित किया है, तोड़ा है। मगर समय गवाह है कि मेरी बेचैनी के आगे भी राह है। तो हिंदुस्तान में यही होता रहा है। जब भी किसी सच्चे हिंदुस्तानी ने लोगों को उजाले से जोड़ा है, जब भी मैंने उजाले से जोड़ा है, उन्होंने मुझे इसी तरह अपमानित किया है, तोड़ा है। बहुत बढ़िया पंक्तियां हैं और आगे भी है। फिल्म में एक और डायलॉग आता है जो कि कहता है कि ज्योतिबा फुले से ही सवाल पूछा जाता है कि स्वतंत्रता संग्राम जो है वो चल रहा है, तो आप उसमें भाग क्यों नहीं लेते और आप ये सब क्या कर रहे हैं, लड़कियों को पढ़ा रहे हैं। तो उसका वो जवाब कुछ इस तरीके से देते हैं कि अंग्रेजों की जो गुलामी है वो तो सिर्फ 100 साल पुरानी है, पर जिस गुलामी से मैं आजाद करना चाहता हूँ वो 3000 साल पुरानी है। वो तो है ही है। और पुरानी गहरी गुलामियां बची रहे, इसके लिए नए नारों को इजाद करना बड़ा जरूरी हो जाता है। तुम कभी भी अपने असली दुश्मन को ना जान पाओ ना उससे लड़ पाओ, उसके लिए जरूरी हो जाता है कि जो आज के छोटे मोटे दुश्मन हैं उन्हीं को बहुत बड़ा बनाकर दिखा दिया जाए और तुम्हारी सारी ऊर्जा नकली दुश्मनों से लड़ने में व्यर्थ करा दी जाए। बात समझ आ रही है? तो ये बहुत पुरानी ये सब ट्रिक्स रही हैं, चालाकियां, कि दुश्मन उधर है, दुश्मन उधर है, दुश्मन उधर है, दूसरी तरफ है दुश्मन। दुश्मन दूसरी तरफ नहीं है, दुश्मन तुम्हारे ही बीच है। दुश्मन उन्हीं लोगों में से है
जिनको तुम अपना बोलते हो, जो तुम्हारे प्रिय हैं, जिनका तुम सम्मान करते हो, उन्हीं में असली दुश्मन है तुम्हारा। और उनसे भी आगे का जो दुश्मन हो तुम्हारे भीतर बैठा है, तुम खुद अपने दुश्मन हो। देखो अभी देखने में ये आ रहा है कि जो पढ़ी लिखी भी महिलाएं हैं ना, वो भी अच्छे तरीके से भीतरी तौर पर गुलाम है। वो पढ़ लिख गई होंगी, पर उनका पढ़ना लिखना ऐसे ही है जैसे किसी गुलाम के हाथ में बड़ी ताकत आ जाए, वो उस ताकत का इस्तेमाल भी अपने मालिक की सेवा में ही कर रहा है। आप किसी गुलाम को बड़ा मजबूत शरीर दे दो, ताकत है, वो उस मजबूत शरीर का इस्तेमाल भी जो उसका आका होगा उसकी सेवा में ही करेगा। वो उस मजबूत शरीर का इस्तेमाल अपनी आज़ादी के लिए नहीं कर रहा है, वो अपने आका की सेवा के लिए कर रहा है। वैसे ही देखने में आ रहा है कि महिलाओं को शिक्षा भी अगर मिल रही है तो भी वो उस शिक्षा का इस्तेमाल वास्तव में अपने खुला जीवन, आज़ाद, ऊंचा जीवन जीने के लिए नहीं कर पा रही हैं। वो भीतरी तौर पर अभी भी बेड़ियों में ही जकड़ी हुई हैं। तो यहाँ फिर आपको उपनिषद याद आते हैं जो कहते हैं कि देखो, विद्या और अविद्या दोनों ज़रूरी हैं। अविद्या माने ये जो बाहरी सब ज्ञान होता है, अगर ये भी ज़रूरी होता है लेकिन ये पर्याप्त नहीं होता, तुम्हें विद्या चाहिए। विद्या माने खुद को जानना, हमारे भीतर कौन सी मान्यताएं, रूढ़ियाँ बैठी हुई हैं, हमारे भीतर हम खुद ही अपने दुश्मन कैसे बनकर बैठे हुए हैं, ये सब जानना, आत्मज्ञान, ये विद्या है। जब विद्या अविद्या दोनों होते हैं तब जा करके मुक्ति मिलती है, तब जा करके जीवन आप स्वतंत्र जी पाते हो। एक और क्योंकि आपके भीतर लगातार ये फीड किया गया है धर्म के नाम पर, रिलीजन के नाम पर, कि ये जितनी भी बेसिकली ऑपरेशन हुआ है वो उसी एक तरीके से अम्ब्रेला के अंडर हुआ है, रिलीजन के अम्ब्रेला के अंडर हुआ है। और लगातार आपको ये बताया गया है कि ये सेक्रेड है, ये चीजें सेक्रेड है। तो कई बार मैं ऐसा भी पाती हूँ कि जो महिलाएं एक तरीके से इनको अपोज करती हैं, कहीं ना कहीं उनकी लाइफ से इस चीज को हटाने के चक्कर में जो एक सेक्रेडनेस भी होती है ना, एक तरीके से जिसे आप ट्रुथ कहते हैं, वही मतलब है कि आपने मनुस्मृति के साथ साथ उपनिषदों को भी उठा के फेंक दिया बाहर। जी, exactly। हाँ, तो ये तो हो ही रहा है। और ये जो हमारी तथाकथित लिबरल वर्ग की महिलाएं हैं, ये मूर्खता वो ज्यादा करती हैं। उनको लगता है जितना कुछ पुराना है वो सब सड़ा गला है, वो सब मनहूस है, और उसी से महिलाओं का ऑपरेशन हुआ है। तो वो कुछ पढ़ने की भी जरूरत नहीं समझती हैं, जो कि अपने आप में अशिक्षा की निशानी है कि आप किसी चीज को रिजेक्ट कर रहे हो बिना उसको समझे। ये किसी एजुकेटेड माइंड के लक्षण तो लग नहीं रहे। तो वो क्या करती हैं कि वो मनुस्मृति के साथ साथ भगवत गीता को भी उठा के फेंक देंगी बाहर। वो कहेंगे, उनको अगर बोलो कि उपनिषद है, पढ़ो उपनिषद, तो उनको लगता है उपनिषद भी ऑप्रेसिव डॉक्यूमेंट्स हैं। कहते हैं ये भी पैट्रियार्की वाली बात है, इसमें भी पैट्रियार्की है। कौन से श्लोक में पैट्रियार्की है, कहाँ है, तुमने पढ़ा भी है? तो ये चीज में जो अपने आप को लिबरल, वोक, इमेंसिपेटेड बोलती हैं महिलाएं, ये मैं उनसे सविनय निवेदन करूंगा कि सेल्फ नॉलेज के बिना, आत्मज्ञान के बिना कोई इमेंसिपेशन नहीं हो जाता। बाहर की जानकारी ले लेना, इतिहास में क्या हुआ, समाज में क्या चल रहा है, मनोविज्ञान में क्या है, ये सब जानकारी लेना बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़रूरी बात है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, नॉट सफिशिएंट। नोइंग योरसेल्फ, सेल्फ नॉलेज, वो बहुत ज़रूरी है। और अध्यात्म का पूरा क्षेत्र उसी लिए होता है। आप जो लोक धर्म है और अध्यात्म, आप इन दोनों में विवेक से भेद नहीं कर पा रही हैं, आप इनको कॉन्फ्लेट कर रही हैं। आपको लग रहा है एक ही तो बात है। जैसे कहा कि मनुस्मृति और वेदांत आपको एक ही बात लगती है, और ये दोनों दो विपरीत ध्रुव हैं, लेकिन आप शायद खुद ही चूंकि पढ़ना नहीं चाहते अपने बायसेस के कारण, तो फिर आपको पढ़ना होगा ट्रू लिबरेशन। आप तो लिबर्टी वाले लोग हैं ना, लिबर्टी होनी चाहिए, हम लिबरल हैं, लिबरलिज्म, इन सब से आगे होता है लिबरेशन। और लिबरेशन की जो बात है वो
दूसरों से तो लिबरेट होना ही है, खुद से भी लिबरेट होना है और खुद से लिबरेट होना है तो फिर गीता, उपनिषद, वेदांत ये बड़े सहायक होते हैं। लिबरेशन इज नॉट जस्ट अबाउट पुटिंग अवे द एक्सटर्नल ऑप्रेसर, इट इज अबाउट रियलाइजिंग दैट यू आर योर ओन ऑप्रेसर बिकॉज यू डू नॉट नो हु यू आर। तो सर, ज्योतिबा फुले ने कास्ट और जेंडर ऑपरेशन दोनों को ही चैलेंज किया था। तो ये जो पूरा एक एक्ट था, ये क्या सिर्फ एक सोशल रिफॉर्म था या फिर इसका जो आधार था वो एक स्पिरिचुअल एक्ट था? असली सोशल रिफॉर्म बिना स्पिरिचुअल फाउंडेशन के हो ही नहीं सकता। क्योंकि सोशल रिफॉर्म माने क्या, सोसाइटी माने क्या, हम सब आपस में रहते हैं और एक दूसरे से कैसे व्यवहार करते हैं, एक दूसरे को कैसे देखते हैं, एक दूसरे के प्रति क्या मान्यता रखते हैं, यही समाज है। तो माने इंसान और इंसान का रिश्ता समाज कहलाता है, ठीक है। और इंसान को दूसरे इंसान से कैसा रिश्ता रखना है वो तो अध्यात्म ही तय करेगा ना। आप अपने आप को जो सोचते हो, आपका खुद को लेकर जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है, वही तय कर देता है कि दूसरे से आपका रिश्ता भी क्या होगा। आपकी अगर अपनी आइडेंटिटी ये है कि साहब मैं तो एक बॉडी हूँ और मुझे अपने प्लेजर्स के लिए ही जीना है, तो आप समाज के सब दूसरे लोगों को भी एक बॉडी की तरह देखोगे और अपने प्लेजर के लिए उनको एक्सप्लॉइट करोगे। तो समाज सुधार बिना आत्म सुधार के तो संभव ही नहीं है ना। और आत्म सुधार को अध्यात्म कहते हैं। अगर इंसान नहीं सुधरेगा तो समाज कैसे सुधर जाएगा? ऐसा हो सकता है क्या कि इंसान तो सब हो बेईमान और अज्ञानी और भ्रष्ट, इंसान सारे ऐसे हो मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, लेकिन समाज, सोसाइटी बड़ा जबरदस्त तो बड़ी अच्छी हो? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हाँ, तो ज्योतिबा फुले को जब आप समाज सुधारक बोलते हो तो उस समाज सुधारक की बुनियाद में अध्यात्म ही होगा। आज़ादी में मैं भी जीऊँ और आज़ादी दूसरों को भी मिले, ये तो आध्यात्मिक बात ही है। अन्याय न मैं सहूँ, अन्याय न दूसरों को सहने दूँ, ये तो आध्यात्मिक बात ही है। सामने कोई लड़की है, स्त्री है, उसको मैं एक इंसान की तरह देखूँ जो कि खुल के जीना चाहता है, जिसकी चेतना उड़ान मांगती है, ऊंचाई मांगती है, ये आध्यात्मिक बात ही है। तो अगर कोई वाकई अच्छा सोशल रिफॉर्मर हुआ है तो स्पिरिचुअल होगा ही होगा। और वाइस वर्सा, अगर कोई कहता है कि वो स्पिरिचुअल है लेकिन सोसाइटी जैसी चल रही है उसको चलने दे रहना चाहता है, तो वो स्पिरिचुअल नहीं है। आज के समय में, अभी हमने ज्योतिबा की बात करी, अब आज के समय में आ जाओ। आज के समय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को स्पिरिचुअल बोलते हैं, लेकिन आसपास क्या चल रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उनको स्पिरिचुअल नहीं बोल सकते। कोई वजह थी कि ज्योतिबा फुले को महात्मा बोला गया, आज उनको महात्मा फुले कहकर याद किया जाता है। इसीलिए ना, क्योंकि एक अच्छा समाज सुधारक होकर के ही उन्होंने ये दर्शा दिया था कि वो आध्यात्मिक भी हैं, इसलिए उनको महात्मा बोला गया। आज का तकाजा ये है, आज भी स्पिरिचुअलिटी बड़ी पॉपुलर हो रही है, पॉप स्पिरिचुअलिटी, नियो स्पिरिचुअलिटी, लेकिन इन लोगों को दुनिया के हाल से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई तकलीफ नहीं होती। तो ये आध्यात्मिक लोग नहीं है, ये तो ऐसे ही है बस। एक्चुअली अध्यात्म की मन में छवियां इतनी ज्यादा गहरी बैठ गई हैं कि जब हम ज्योतिबा फुले को देखते हैं या फिर हम पूरा का पूरा फ्रीडम स्ट्रगल देखते हैं भारत का, तो उसको देखने में लगता ही नहीं है कि ये एक आध्यात्मिक घटना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे बहुत बार कोट किया जाता है भगत सिंह को भी कि उनकी किताब का नाम ही था कि वाई आई एम एन एथीस्ट। तो अध्यात्म और एक तरीके से रिफॉर्म मूवमेंट्स या रिवॉल्यूशनरी अलग अलग करके देखा जाता है। हाँ, नहीं, अलग नहीं है। भगत सिंह को मैं बार बार बोलता हूँ, वो सच्चे अर्थों में एक आध्यात्मिक युवा थे, ठीक है। अपनी
ये कुर्बानी दे देना एक अपने से बहुत ऊंचे और आगे के लक्ष्य के लिए, उसके लिए जान दे देना, ये आध्यात्मिक बात है। क्या रोटी के लिए लड़ाई करना हाँ। ये आध्यात्मिक बात है? सिर्फ अपनी रोटी के लिए लड़ाई करना आध्यात्मिक बात नहीं हो सकती। अपनी रोटी के साथ साथ दूसरों की रोटी भी जुड़ी हो तो आध्यात्मिक बात हो गई। क्योंकि हमारी जो डिफॉल्ट टेंडेंसी होती है सेल्फ सेंटर्डनेस की, स्वार्थ की। दूसरों की बहुत परवाह करना हमारी कंडीशनिंग, हमारी प्रोग्रामिंग में होता नहीं है। और अध्यात्म का मतलब ही होता है अपनी प्रोग्रामिंग को तोड़ना। तो जो अपने साथ दूसरों की परवाह कर ले गया वो आध्यात्मिक है। एक तरीके से जब ब्रिटिशर्स आए इंडिया में और उनके अपने कुछ कल्चर्स थे या उनके अपने कुछ उन्होंने तरीके से चीजें लागू करी भारत में, समाज में, जिसका बदलाव उन्हें देखने को मिला। और वो भी एक तरीके का चैलेंज था जो ऑलरेडी पहले से भारतीय प्री कंडीशन माइंड था। तो अभी आपने जैसे कहा कि जो कुछ भी हमारी कंडीशनिंग को तोड़ता है वो भी तो वहां पर कंडीशनिंग टूट ही रही है एक तरीके से। कि जो ब्रिटिशर्स हैं, आपने बात अभी बोली थी कि जो कुछ भी हमारी कंडीशनिंग को तोड़ता है वो अध्यात्म होता है। तो कि जब ब्रिटिशर्स भी आए या कोई भी एक बाहरी तत्व आता है जो कि आपकी कंडीशनिंग से मैच नहीं करता है, तो वो भी तो आपकी एक तरीके से कंडीशनिंग तोड़ता ही है। पर अगर तो क्या वो भी आध्यात्मिक है? वो अपनी ओर से आध्यात्मिक तब है जब वो आपकी कंडीशनिंग अपने स्वार्थ के लिए नहीं तोड़ रहा। अंग्रेज यहाँ पर कुछ काम निश्चित रूप से ऐसे करके गए हैं जो भारत के लिए अच्छे साबित हुए। उदाहरण के लिए उन्होंने महिलाओं के पक्ष में और दलितों के पक्ष में प्रोग्रेसिव नियम कानून बनाए, या उन्होंने पोस्टल सर्विसेज और रेलवे शुरू करी, ये सब तो भारत के लिए अच्छा था। रोड भी बनाई, पुल भी बनाए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी उन्होंने कुछ बनाए, तो अच्छा था। लेकिन वो सब उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए करा, ठीक है। तो वो फिर उसको आध्यात्मिक नहीं बोल सकते। आप दूसरे के लिए कुछ कर रहे हो इसलिए कि उससे आपका अपना स्वार्थ भी सिद्ध होता है, तो उससे दूसरे को फायदा हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो आपने तो अपने ही स्वार्थ के लिए करा है, तो आपकी तरफ से वो आध्यात्मिक बात नहीं है। हाँ, दूसरे को वो चीज अगर ऊंचा उठाती है और दूसरा उस चीज को स्वीकार करता है, भले ही उसे स्वीकार करने में तकलीफ हो रही हो, कहता है ऊंचा उठने के लिए मैं स्वीकार करूंगा, तो उसकी ओर से आध्यात्मिक घटना हो सकती है। बात समझ आ रही है? मैं अपने स्वार्थ के लिए किसी को किताब दे दूं तो मैं तो आध्यात्मिक नहीं हो गया, पर वो व्यक्ति उस किताब को पढ़े और उस किताब में उसे कुछ अच्छी लेकिन अप्रिय बातें मिले और वो कहे मुझे ये बातें अप्रिय लग रही, पसंद नहीं आ रही, फिर भी मैंने स्वीकारूंगा, तो ये उसकी ओर से आध्यात्मिक घटना हो गई। मेरी ओर से तो नहीं थी, उसकी ओर से हो गई। ज्योतिबा फुले ने हमेशा जो ग्रंथ हैं उस समय प्रचलित जो ग्रंथ थे या जो एक तरीके से प्रचलित रिलीजियस डोगमास थे, तो उनको एक तरीके से नकारा। तो किस तरीके का एक स्पिरिचुअल करेज चाहिए होता है जो कि जो होली है या सेक्रेड है उनको क्वेश्चन कर पाए? जो वास्तविक होलीनेस है, जो वास्तविक सेक्रेडनेस है, उसके लिए आपके पास प्रेम सम्मान होना चाहिए। तब जो नकली होली चीजें आप उन्हें क्वेश्चन कर पाओगे। जो कुछ समाज होली मान रहा है ना, आप भी उसको आराम से होली मान लोगे अगर आपका समाज के साथ स्वार्थ जुड़ा हुआ है। तो प्रश्न ये है कि आपका सत्य के साथ प्रेम गहरा है या समाज के साथ स्वार्थ गहरा है। अगर सत्य के साथ प्रेम गहरा होगा तो समाज ने आपको जो फर्जी होलीनेस दी होगी और फर्जी सेक्रेडनेस खड़ी करी होगी, आप वो सब ध्वस्त कर दोगे। आप कहोगे कि तुम्हें कोई चीज लगती होगी सेक्रेड, पवित्र, होली, मैं नहीं मानता। क्यों? इसलिए नहीं कि मुझे पवित्रता से समस्या है, इसलिए क्योंकि मैं वास्तविक पवित्रता से प्रेम करता हूं, सम्मान करता हूं। मेरे बात जैसे भगत सिंह कह रहे हैं ना, वाई एम एन एथीस्ट, वो कह रहे हैं कि जो धर्म तुम मानते हो और जो तुमने काल्पनिक सब रचनाएं करी हुई हैं ईश्वर वगैरह की, मैं उनको नहीं मानता, मैं इस अर्थ में एथीस्ट हूं। क्यों? क्योंकि मैं
सचमुच सम्मान देता हूं सत्य को। मेरी सत्य के प्रति निष्ठा है, इसलिए मेरी झूठे धर्म के प्रति निष्ठा नहीं है। तो झूठे धर्म से टक्कर वही ले पाएगा जो वास्तव में सच्चा धार्मिक होगा। वो कहेगा चूंकि मेरे मन में सच्चे धर्म के प्रति प्यार है, तो इसलिए जो भी झूठी बातें हैं, झूठा धर्म है, मैं इसको ठुकराता हूँ, मुझे डर नहीं लगता। वो स्पिरिचुअल करेज है जो तुमने अपने सवाल में कही। स्पिरिचुअल करेज प्यार से आती है, सच्चाई के प्रति प्यार, सच्चाई के प्रति, अपनी संभावना के प्रति, अपनी मुक्ति के प्रति, जीवन में जो कुछ भी ऊंचा और सुंदर है उसके प्रति। अगर उन सब के प्रति प्यार है तो बाकी सब जो गड़बड़ चीजें हैं, ओछी चीजें हैं, उनको आप ठुकरा लोगे। प्रेम साहस दे देता है। अगर कल्पना की जाए कि ज्योतिबा फुले आज जो है हमारे बीच होते, तो वो किस तरीके के इनजस्टिसेस से फाइट कर रहे होते हैं। बातचीत जैसे जैसे अंत में पहुंच रही है, प्रश्नों में गहराई बढ़ती जा रही है। बढ़िया, बहुत अच्छा सवाल है। बहुत अच्छा सवाल। 2-3 चीजें होती हैं आज जिनसे वो जरूर संघर्ष करते। पहला, पर्यावरण। जैसे उन्होंने दलितों और महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष करा, आज वो प्राणियों, पशुओं, पक्षियों की प्रजातियों के अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हैं। क्योंकि बात तब तो ये थी कि कोई है जिस पर अत्याचार हो रहा है, और बात आज ये है कि कोई है जिसका अस्तित्व ही मिटाया जा रहा है, उसकी प्रजाति ही विलुप्त कर दी जा रही है। एक्सटिंक्शन रेट पता है ना कितना है? रोज 100 प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। और ये नेचुरल नहीं है, ये आर्टिफिशियल है, मैन मेड है, ये हम कर रहे हैं। तो आज अगर महात्मा फुले होते तो इसके खिलाफ खड़े होते। ये क्यों है? दूसरा, जो आज सबसे बड़ा भेद है, अंतर है, वो है अमीर और गरीब के बीच में। उस समय में भी 1850 1870 में भी दुनिया में उतनी इनइक्वालिटी नहीं थी जितनी आज है। तो जो आर्थिक असमानता है अमीर और गरीब के बीच की, ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच की, आज अगर महात्मा फुले होते तो उसके खिलाफ खड़े होते। और आज अगर महात्मा फुले होते तो वो जो, जैसे उस समय उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर शोषण हुआ है, आज वो खड़े होते कि तुम धर्म का ही शोषण क्यों कर रहे हो। उस समय वो धर्म के नाम पर शोषण से लड़े थे, आज वो धर्म के ही शोषण से लड़ जाते, क्योंकि आज धर्म का ही शोषण हो गया है। धर्म का ही अर्थ कुछ से कुछ बना दिया गया है। तो इसके अलावा उन्होंने काम करा था दलितों महिलाओं के लिए, लेकिन दलितों महिलाओं की हालत आज भी कोई बिल्कुल संतुष्टि की तो नहीं हो गई है। तो वो तो जो उनका काम का क्षेत्र था उसको तो आगे बढ़ाते ही रहते। यदि वो आज होते और वो आज की महिला से मिलते तो तो क्या बोलते? जी, बोलते देख, आज़ादी बड़ी बात होती है ना, गुलामी नहीं करनी है। उन्होंने अपनी किताब का नाम ही दिया था गुलामगिरी, क्योंकि गुलामी से उनको बड़ी समस्या थी। बोले गुलामी नहीं करनी है, और अगर आज़ादी सचमुच चाहिए तो सिर्फ बाहरी आज़ादी से काम नहीं चलेगा, आज़ादी भीतर भी होनी चाहिए। वो आज की महिला से कहते हैं कि भीतरी आज़ादी का भी ख्याल कर ले। तुझे दबाने वाला आज बाहर नहीं है शायद मौजूद उतना, पर तेरा शोषण करने वाला आज तेरे भीतर ही बैठा हुआ है। जिसको तू अपनी मान्यताएं, धारणाएं, अपने संस्कार बोलती है, वही तेरा शोषण कर रहे हैं। जिसको तू गुड लाइफ समझती है, हैप्पी लाइफ समझती है ना, तेरी गुड हैप्पी लाइफ का, तेरी आइडियल लाइफ का वो कॉन्सेप्ट ही तेरा शोषण कर रहा है, ये कहते हैं। लेकिन
एक तरफ मतलब उन्होंने जो किया उस समय जो कदम उठाया सारे रेजिस्टेंस के अगेंस्ट, एंड दैट चेंज द एंटायर कोर्स ऑफ डायरेक्शन फॉर वुमेन एटलीस्ट। एंड उसके बावजूद चाहे ज्योतिबा फुले हो, सावित्रीबाई फुले हो या फातिमा शेख हो, इनको हम मेन स्ट्रीम में उस तरीके से नहीं हमें पढ़ाया जाता है या हमारी आंखों के सामने लाया जाता है बार बार। और जबकि इनकी जगह जरूर किसी और चीज ने ले ली है। तो इनके बारे में इतिहास में पढ़ाया क्यों नहीं जाता? जी नहीं, सिर्फ इतिहास नहीं। हाँ। अब जैसे अगर एक फुले मूवी भी आई है, हाँ। तो मीडिया में ये चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए, या न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स में ये चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? पीछे देखो, सच्चाई देखो तो मानना पड़ेगा कि हमारे अतीत में, इतिहास में बड़ी गड़बड़ रही है। तो फिर हम जो बार बार राग अलापते हैं ना, स्वर्णिम अतीत, गौरवशाली इतिहास, उसमें समस्या आ जाएगी। तो इसलिए हम ये देखना ही नहीं चाहते कि पीछे हम कैसे हालातों और बाधाओं से होकर गुजरे हैं, कि बीच में स्थितियां कितनी ज़्यादा विभत्स थीं, और बीच में नहीं, कई शताब्दियों तक कैसी दुर्दशा थी। जब मानोगे कि भारी दुर्दशा थी, तब फिर उनके प्रति सम्मान भी उठेगा जिन्होंने तुम्हें उस दुर्दशा से बाहर निकाला है। लेकिन मानोगे दुर्दशा है तो स्वयं को जिम्मेदार भी मानना पड़ेगा। और मानोगे दुर्दशा है या रही है दुर्दशा, तो जो खोखला तुम स्वाभिमान लेकर घूम रहे हो, उस स्वाभिमान को भी त्यागना पड़ेगा। और स्वाभिमान के साथ अहंकार जुड़ा होता है। तो अहंकार नहीं अपने आप को झुकाना चाहता, तो वो नहीं मानेगा कि भारत में स्त्रियों की, दलितों की ऐसी दुर्दशा थी। असल में स्त्रियों दलितों की क्या दुर्दशा थी? जिन्हें हम शूद्र कहते हैं, ओबीसीज, वो आबादी का 40 से 50% है। 10-12% SC और ST हैं, जिनको अछूत कहा गया, अनटचेबल कहा गया। तो 70% तो यही हो गए। और बाकी 30% में भी आधी स्त्रियां हैं। तो माने 85 से 90% लोगों की दुर्दशा थी। तो भारत के किसी वर्ग की दुर्दशा की बात नहीं हो रहा है, हम समूचे भारत की दुर्दशा की बात कर रहे हैं। अगर 90% भारत की दुर्दशा थी, तो माने पूरे भारत की दुर्दशा थी। अब ये मानना हमारे स्वाभिमान को बड़ी चोट पहुंचाता है कि हमने अपने राष्ट्र का ये हाल कर रखा था। तो हम आंख मूंद लेना चाहते हैं, हम ऐसा अभिनय करना चाहते हैं कि जैसे बस सब कुछ बड़ा अच्छा था हमारे अतीत में। बहुत लोग हैं जो आकर कहते हैं, पता है, सती प्रथा ऐसी कोई चीज थी ही नहीं। सती का तो अंग्रेजों ने एक आविष्कार कर दिया ताकि भारतीयों को नीचे दिखाया जा सके। लेकिन जो लोग, जो समुदाय, जो देश अपनी पुरानी गलतियों को स्वीकार नहीं करता, वो अपनी पुरानी गलतियों को फिर दोहराता है। हम बेसिकली आज भी बदलना नहीं चाहते। हम आज ही बदलना नहीं चाहते। हम वही पुराना चक्र, गलती का, भूल का, शोषण का, अन्याय का, कहीं ना कहीं हम वो जारी रखना चाहते हैं। इसीलिए हम अपनी पुरानी गलतियों को देखना ही नहीं चाहते, और उन गलतियों को जिन्होंने सुधारा, हम उनको सम्मान नहीं देना चाहते। ये खतरे की बात है। इससे पता चल रहा है कि आज भी हमारी नीयत कुछ बहुत अच्छी है नहीं। मैं काफ़ी सरप्राइज थी ये देखने में कि जो थिएटर था, एक तो पहली बात शोज बहुत कम थे, एंड बुक माई शो पे जनरली और बहुत कम पैसे के जो थे वो टिकट्स थे। 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, इनसे ऊपर के ज्यादा टिकट्स अवेलेबल भी नहीं थे, और शोज बहुत जल्दी जल्दी कैंसिल भी हो रहे थे। काफी मुश्किल से ये वाला शो का भी स्लॉट मिला था। एंड इवन हॉल के अंदर ज्यादातर जो सीट्स थी वो खाली थी, जबकि भारत की आधी आबादी महिलाओं की है, और जिनके बारे में ये मूवी है वो उन्होंने मतलब यदि किसी के प्रति आपका ऋण है तो वो ज्योतिबा फुले के प्रति है। और उनके ऊपर यदि कोई मूवी बनती है, पहली बात तो
एंड उसमें महिलाएं ही नहीं मौजूद हैं वहां पर उनको देखने के इस लिए। देश की सब पढ़ी लिखी महिलाओं को महात्मा फुले का एहसान मानना चाहिए। लेकिन उन्हें शायद नाम ना पता हो, जिन्हें नाम भी पता है तो ये ठीक है, हो गया थोड़ा बहुत कुछ ऐसे ही है। सही कहा, फिल्म देखने भी नहीं गई और इधर उधर की कोई फिल्म हो। असल में शोषण के बारे में जो एक छुपी बात रहती है ना, वो ये क्या है कि कहीं ना कहीं आप अपने शोषण में खुद ही भागीदार होते हो। जी। ठीक है, और वो इसी बात से पता चल रहा है ना भाई, आपको अगर वाकई अपने शोषण से समस्या होती तो आप उसके प्रति कुछ प्रेम भी दिखाते, कुछ अनुग्रह, कुछ ग्रेटिट्यूड भी दिखाते, जिसने आपको फिर बचाया, बाहर निकाला। आपको अगर उसके प्रति ग्रेटिट्यूड नहीं है तो इसका मतलब यही है कि आपको अपने शोषण से फिर समस्या भी नहीं है, और जब शोषण से समस्या नहीं है तो शोषण चलेगा, एक्सप्लॉइटेशन चलता रहेगा। आज भी चल ही रहा है, अलग तरीकों से चल रहा है। कई बार ऑब्जर्वेशन में ये भी आता है कि महिलाओं ने खुद को इतना एक तरीके से कमजोर बना लिया है, या रीढ़ इतनी कमजोर कर ली है अपनी कि उनको अब ऐसा लगता है कि ओनली थ्रू एक्सप्लॉयटेशन कैन दे एक्सप्लॉइट एनीबडी। इंटेंशनली नहीं करना चाहती, बट कमजोरी इतनी है, रिवर्स एक्सप्लॉयटेशन, कि हम इतने कमजोर हो गए हैं कि हम अपने दम पे तो चल नहीं सकते जी। तो चलो अब हम भी दूसरों को एक्सप्लॉइट करते हैं जी, और वो तभी संभव है जब आप पहले खुद अपना एक्सप्लॉयटेशन कर पाओ। हाँ, वो तो है। अदरवाइज देखो, स्पिरिचुअलिटी इज अबाउट हेल्थ, इट इज अबाउट नाइदर रिमेनिंग वीक नॉर वीकेनिंग द अदर। खुद भी स्वस्थ जीऊंगा और तुझे भी स्वस्थ करूंगा, ये अध्यात्म होता है। जी। तो पर स्वस्थ होते ही जो आपने बहुत सारे अपने स्वार्थ यहाँ वहां से आपकी जिनकी पूर्ति हो रही होती है, वो कटते चले जाते हैं, छूटते चले जाते हैं। पर स्वास्थ्य की बात ही यही है ना कि उसके साथ ताकत भी आती है। स्वस्थ होते आते हो तो बैसाखियां छूटती पर जाती पहले हैं। डर आता है। हाँ, डर आता है, पर ताकत आ गई है ना। आप स्वस्थ हो गए तो आपकी बैसाखी छूट गई, क्रचेस पर आप पहले चलते थे। तो एक सेकंड को हो सकता है बुरा लगे कि अरे मेरी बैसाखी चली गई, पर आप स्वस्थ हो गए हो, आपको बैसाखी की अब जरूरत ही नहीं है। वो जो आपके पुराने सहारे थे या सपोर्ट सिस्टम्स थे वो आपसे हट जाते हैं, और ये अच्छी बातें हट जाते हैं क्योंकि अब आपको उनको जरूरत नहीं है उनकी, आपको तो अच्छी बात है। यदि फिर से वही जो मैंने आपके सामने सवाल रखा था कि ज्योतिबा फुले जो है या फिर इवन बाबा साहब अम्बेडकर यदि आज आते हैं, आज यहाँ होते हमारे बीच, फिजिकली होते, और वो महिलाओं को देखते और वो महिलाओं का फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेशियो देखते, तो भारत में बहुत कम है और बढ़ने का नाम नहीं ले रहा, कम हो जाता है और ज्यादा बीच में। तो कुछ नहीं, तो कहते यही कि हमने अपनी इतनी मेहनत इसलिए थोड़ी करी थी, हमने जान इसलिए थोड़ी दी थी कि तुम एक तरह के शोषण से निकल के दूसरे तरह के शोषण में चली जाओ। हमने तुम्हारी आज़ादी की कोशिश करी थी। हमने ये थोड़ी चाहा था कि तुम अपनी आज़ादी का सौदा कर लो। पहले तुम्हारी आज़ादी तुमसे छीनी जाती थी, अब तुमने अपनी आज़ादी को ट्रेड कर लिया है, उसका सौदा कर लिया है। दोनों ही हालत में तुमने अपनी आज़ादी छोड़ दी है। कोई तुमसे पहले छीन लेता था ज़बरदस्ती, आज ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है क्योंकि लीगल प्रोटेक्शन है और बहुत सारी सोशल जो निगाह है वो भी बदली है। तो आज आपकी आज़ादी कोई आपसे छीनता नहीं है, तो आप खुद ही उसको बेच देते हो कुछ बेनिफिट्स के बदले में। तो उनको दुख होता। वो कहते हैं कि कितनी मेहनत से तुमको कोई चीज़ दिलवाई थी और तुमने बेच दी। वैसे ही जैसे कि मैं मान लो तुम लोगों को कोई गिफ्ट दूं, बहुत मेहनत से गिफ्ट ला करके दूं, हाँ, और तुम उस गिफ्ट को बेच दो किसी बहुत सस्ती चीज़ के लिए। ऐसा था हुआ है। और गिफ्ट पाने में ना अक्सर ये बड़ा एक खतरा रहता है, क्योंकि वो गिफ्ट आपने अर्न तो करा नहीं है ना, आपको तो गिफ्ट मिला है, आपने उसको कमाया नहीं है। आपकी लड़ाई भी उन्होंने लड़ी, आपकी लड़ाई किसी और ने लड़ी है आपके बदले, इसीलिए। तो वो जो चीज तोहफे में, उपहार में, मुफ्त में मिल जाती है, आप उसकी कदर नहीं करते। आप उसको सस्ता समझ के या तो छोड़ देते हो या बेच देते हो।
आधे पौने दामों बेच देते हो। तो इस बात को देख करके इन लोगों को बड़ा दुख होता है कि यार हमने तुम्हारे लिए कितनी मेहनत करी और तुम ये क्या कर रही हो। आपको कैसा लगता है? ऐसा ही लगता है। ज्यादा ईमानदारी की बात होती है कि जब कोई गुलाम है और वो साफ साफ गुलाम हो, प्रत्यक्ष गुलाम हो, ऑब्वियसली गुलाम हो, समझ रहे हो। और बड़ी समस्या हो जाती है जब कोई है तो गुलाम, पर वो दिखा ये रहा है कि मैं वोक हूँ, मैं लिबरेटेड हूँ, मैं एनलाइटेंड हूँ, मैं मुक्त हूँ, लिबरेशन है, फ्रीडम है, वो ये सब दिखा रहा हो, तब बड़ी ज़्यादा समस्या आ जाती है। आज वो समस्या आ गई है। हो तुम भीतर से अभी भी गुलाम ही, और भीतरी आज़ादी बिना अध्यात्म के आ नहीं सकती। विजडम से, स्पिरिचुअलिटी से तुम्हें डर लगता है, तो भीतर हो तुम गुलाम, अपनी टेंडेंसीज के गुलाम हो, अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स के गुलाम हो, अपनी कंडीशनिंग के गुलाम हो, इन सब चीज़ों के तुम गुलाम हो, आज भी गुलाम हो। लेकिन आज तुमने एक नाटक करना बस सीख लिया है, एक प्रिटेंस सीख लिया है कि मैं तो आज़ाद हूँ। गुलामी जब गुलामी जैसी लगती है तो उसको हटाना, चुनौती देना थोड़ा आसान होता है, लेकिन गुलामी जब आज़ादी का नाम पहन लेती है, आज़ादी का मुखौटा पहन लेती है, तो उस गुलामी को हटाना और मुश्किल हो जाता है। आज कुछ मामले में और मुश्किल हो गया है महिलाओं की गुलामी को चुनौती देना, क्योंकि महिलाओं का एक बड़ा तबका है जो झूठी आज़ादी को आज़ादी बोल रहा है। ये लीजिए, हम वापस पहुंच गए। कोई आखिरी बात? रात में चले थे, सुबह हो गई। हर अच्छी यात्रा ऐसे ही होती है ना, बिल्कुल आधी रात के अंधेरे से उसका आरंभ होता है, और मंजिल आते आते थोड़ी रोशनी दिखाई देने लगती है। पर जैसे रोशनी दिखाई देती है तो पता चलता है यात्रा का अंत भी हो गया। यात्रा का अंत हो जाता है, यात्री का अंत हो जाता है, वो अपने पीछे रोशनी छोड़ जाता है। अब जिनको रोशनी का तोहफा दिया है वो जाने कि उन्हें उस तोहफे का क्या करना है। आमतौर पे हम रोशनी का सदुपयोग करते नहीं हैं। हम अपने ऊंचे से ऊंचे ग्रंथों के साथ खिलवाड़ करते हैं, हम महापुरुषों की बातों को तोड़ मरोड़ देते हैं, उनकी जो लेगेसी होती है उसकी उपेक्षा कर देते हैं। यही सब चलता रहता है। चलो, थैंक यू।